नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास ऑनलाइन स्टडी ऐप पर। हम लोग हाजिर हैं आपके सामने 20 तारीख को पेपर का सॉल्यूशन लेकर के। तो देखिए बात करते हैं। पेपर जो है वो है, आप देख रहे हैं यहाँ पर रिट लेवल सेकंड यानी ठीक है L2 का जो पेपर है उसके ऊपर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि बालक विविध प्रकार से सीखते हैं, यानी बालक विविध प्रकार से सीखते हैं तो शिक्षक के भाषण द्वारा, प्रयोग द्वारा, विवेचन द्वारा, प्रश्न पूछकर, क्रिया करके तथा चिंतन करके, शिक्षक द्वारा निर्देशित नियंत्रित पाठ्यपुस्तक आधारित शिक्षण द्वारा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए सीखने का सबसे बेस्ट जो तरीका है वो यहाँ पर ये वाला है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा गया सीधा सा, तो इसका ये जो जवाब है वो यहाँ पे सही है। अधिगम प्रभावशाली रूप में होता है यदि बच्चों को सीखने के लिए तत्पर किया जाए, बच्चा जो वह सीखता है उसे दोहराया, बच्चा संतुष्ट अनुभव करे, बच्चा उपयुक्त सभी करे। तो देखिए इसमें सारी जो चीजें हैं वो सही हैं, ठीक है। तत्पर भी होना चाहिए, दोहराया भी जाए, उसको संतुष्टि भी मिले, तो बच्चा क्या करे, उपयुक्त सभी काम करे, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं हम लोग अगले पर। तो निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का क्षेत्र नहीं है? तो देखिए संज्ञानात्मक होता है कॉग्निटिव, भावात्मक होता है अफेक्टिव, क्रियात्मक होता है कॉग्निटिव, और ये आध्यात्मिक कोई अधिगम का क्षेत्र नहीं होता है। फिर यह निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखने के लिए प्रमुख है? अनुकरण, अर्थ निर्माण, अनुबंधन या रटकर याद करना। तो सबसे जो प्रमुख बात हो रही है, प्रमुख क्या होगा? अर्थ निर्माण करना, ठीक है भाई। अर्थ का निर्माण करेंगे तभी तो सीखना क्या होगा, सार्थक होगा ना। तो अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है अधिगम अंतरण का, वो कहलाता है अनुरूप तत्वों का सिद्धांत, ठीक है। अब चलते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, एक साइकिल पर जाते हुए कोई बच्चा अपनी बहन से कहता है तेज चलाओ हम जल्दी पहुंच जाएंगे। तो ये समझ किसको प्रदर्शित करिए? ये कार्यकरण को प्रदर्शित कर रही है। देखो क्या कहा, तेज चलाओ, ये कारण है, परिणाम क्या आएगा, जल्दी पहुंच जाएंगे। तो कार्य और कारण, जल्दी चलाएंगे जल्दी पहुंच जाएंगे, तो कार्यकरण को प्रदर्शित करता है। सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। ये उनके खालिस्तान में विभिन्नता के कारण है। तो ये किसके कारण है? तो इनके पढ़ने का जो तरीका है उसमें ये अंतर को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ये अधिगम शैली है, ठीक है। पढ़ने का जो तरीका है, पढ़ने का जो स्टाइल है, लर्निंग जो स्टाइल है, उसके ऊपर ये अंतर है। एक सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक ये कहता है लड़के बनो, लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। ये टिप्पणी है। लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा को प्रकट करता है। यस, ये 2 नंबर, ठीक है। नीचे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अब देखिए आगे अगला जो है इरोज शब्द संबंधित होता है। तो आप जानते हैं इरोज थैनेटोस मूल प्रवृत्तियां, जो किसने बताई? सिगमंड फ्राइड ने। और इरोज निर्माणात्मक मूल प्रवृत्ति, जीवन से संबंधित मूल प्रवृत्ति से, ठीक है। सूचना प्रक्रमण सिद्धांत बुद्धि को विभिन्न आधारभूत कौशलों में विभक्त करने के लिए जाने जाते हैं। जैसे लोग सूचना प्राप्त करने, प्रक्रमण करने, तर्क देकर समस्या समाधान के लिए उपयोग करते हैं। इस तरह के सिद्धांत का प्रतिपादन करने तो किसे श्रेष्ठ माना गया? तो ये रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का जो सिद्धांत है वो सूचना प्रक्रिया सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो इसका जो जवाब है वो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है, यानी बहुबुद्धि सिद्धांत की बात हो रही है, ठीक है। बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है। प्रभावी अध्ययन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है, बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। तो बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। एकाधिक लिखा है ना, एकाधिक, एक से अधिक हो सकती है। प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए सबसे अधिक महत्व किसको दिया जाए? ठीक है, अभिभावकों के मत को। ये नहीं ऑथेंटिक नहीं हो सकता है, प्रमाणिक नहीं हो सकता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना चाहिए, शिक्षक के निर्णय को देना चाहिए, समुदाय के विचारों को देना चाहिए। तो यहाँ पर देखो वस्तुनिष्ठता वस्तुनिष्ठ परीक्षण से आएगी। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक बालक की विशेषता नहीं होती है? तो विस्तारता विशेषता है, मौलिकता भी है, नवीनता भी है, विशुद्धता कोई विशेषता नहीं होती है। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में, उपयुक्त सभी में। तो जो संवेगात्मक समायोजन है वो सभी में क्या होता है? उपयोगी होता है, ठीक है। अब देखिए मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, कुछ समायोजन का निराकरण करना। उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जवाब क्या होगा? उपयुक्त दोनों, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। एक व्यवस्थित विज्ञान जो स्वयं और वातावरण के साथ समायोजन को प्राप्त करने के लिए नियम, कानून और सिद्धांत करता है कहलाता है, ठीक है। तो ये दिमागी आरोग्यता यानी कि मेंटल हाइजीन कहलाता है ये, ठीक है। ये समायोजन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है और समायोजन से जुड़ा है मानसिक स्वास्थ्य, और ये मानसिक स्वास्थ्य का क्वेश्चन है। संघर्ष घटता है जब अपने लक्ष्यों के साथ समझौता नहीं कर सकता है। यस,
जब समझौता नहीं करेगा तभी तो क्या होगा, संघर्ष घटेगा ना। जब समझौता कर लेगा तो फिर संघर्ष होगा, मेंटल स्ट्रेस होगा, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट होगा, ठीक है। अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे बहुत सक्रिय होते हैं लेकिन उनकी बुद्धि लब्धि कम होती है, बहुत बुद्धिमान तथा परिपक्व होते हैं, कुछ भी नहीं कह सकते, अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं। यस, अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं, कोई पढ़ नहीं पाता है, कोई लिख नहीं पाता है, कोई कैलकुलेट नहीं कर पाता है, तो अधिगम के कुछ पक्षों से क्या करते हैं, वो संघर्ष करते हैं। अब देखिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में खालिस्तान और खालिस्तान है, ठीक है। ये दो यहाँ पर ब्लैंक्स आपके सामने हैं यहाँ पर, और देखो इसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो क्या है, सक्रिय और सामाजिक होता है, निष्क्रिय सरल नहीं होता, निष्क्रिय सामाजिक नहीं होता, सक्रिय सरल भी नहीं होता है, सक्रिय और सामाजिक होता है, ठीक है। विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। विकास परिपक्व और अधिगम पर आधारित होता है, सही है। विकास वंशानुगता और वातावरण के बीच सतत अन्योन्य क्रिया से होता है, भी सही है। प्रत्येक बच्चे का विकास के चरणों से गुजरता है, फिर बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं बहुत होती हैं। विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया, इसका ठीक ठीक मापन हो सकता है। तो देखिए इसके बारे में कौन सा सही नहीं है, ऐसा यहां पर पूछा गया है। तो ऊपर की जो तीनों बातें हैं वो बिल्कुल सही है। तो विकास परिमाणात्मक नहीं होता है, विकास कैसा होता है, गुणात्मक होता है, और इसका ठीक ठीक से मापन, तो ये सही नहीं है इसके बारे में, ठीक है। जीन पियाजे के अनुसार विकास की कौन सी अवस्था में जीववाद, एनिज्म एवं अनुक्रमणशीलता की योग्यता देखी जाती है, ठीक है। तो ये किस में आता है, अभी हमने देखिए यहाँ पे बात करें हम लोग यहाँ पर जीन पियाजे के अनुसार विकास की कौन सी अवस्था में जीववाद, एनिज्म, ठीक है, अनुक्रमणशीलता की योग्यता देखी जाती है। तो ये किसका, इसका जो जवाब है उस पर हम बात करें तो ये कौन सी अवस्था में होता है, ये होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। कौन सी अवस्था में होगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होगा। फिर लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है, कौन सा सही अर्थ में सूचित करता है। तो देखिए यहां पर क्या होगा, 1 4, ठीक है, स्तर 4, स्तर 1, स्तर सेकंड, स्तर थर्ड। तो किस में अनुपस्थिति को प्रदर्शित करता है, तो कहां पर, स्तर सेकंड जो है उसमें ये प्रदर्शित नहीं करता है। आरटी 2009 के अनुसार शिक्षक छात्र अनुपात के बारे में कौन सी बात सत्य है, यानी इनमें से कौन सी बात सत्य है। तो देखिए यहां पर बात करें, हम एक एक पे बात करें। प्राथमिक स्तर पर आदर्श अनुपात 1:30 तथा अधिकतम अनुपात 1:45, उच्च प्राथमिक स्तर पर आदर्श अनुपात 1:35 तक, अधिकतम अनुपात 1:45, प्राथमिक स्तर पर आदर्श अनुपात 1:30 तथा अधिकतम 1:40, उच्च प्राथमिक आदर्श अनुपात 1:30, अधिकतम 1:40। तो देखिए यहां पर ये जो है वो यहां पर बात सही है इसके बारे में, ठीक है। फिर है आकलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है, इनमें कौन सा कथन सही है। तो आकलन से विद्यार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे अपनी शक्तियों और रिक्तियों को देख सके और शिक्षक के तदनुसार ठीक कर सके, ठीक है। फिर यहां पर क्या है, आकलन तभी सार्थक होता है जब विद्यार्थियों का तुलनात्मक मूल्यांकन भी हो। आकलन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं, बोधन और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए। आकलन तब तक उद्देश्यपूर्ण नहीं हो सकता जब तक उससे भय और चिंता का संचार ना हो, ठीक है। तो देखिए यहां पर इसका जो जवाब है उस पर हम बात करें तो देखिए यहां पर ये जो है, ये आप यहां पर देखें तो ये ए और सी, ये दो इसके बारे में सही है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो ए और सी इसके बारे में सही है। अब देखिए जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं को अवस्थाओं के साथ सुमिलित करके आपको जवाब देना है, इनको मैच करवाना। देखो तो वस्तु स्थायित्व कौन सी अवस्था में होता है, तो वस्तु स्थायित्व संवेदी गामक अवस्था में होता है। तो ए में क्या होगा, 1 होगा। अनुक्रमणशीलता मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होती है, यानी 3 में पहुंच गए हम लोग यहाँ पर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इसका जो जवाब है वो क्या होगा, वो यहाँ पर जवाब होगा कौन सा, यहां पर जो जवाब है वो ये है, ये वाला आपका ये, ठीक है। 1 2 3 और 4, ठीक है। अनुक्रमणशीलता पूर्व विचारी अवस्था में, ठीक है। हाँ, आगमन तक मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और निगमन तर्क कहां पर होगा, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होगा। क्लियर। अब चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। फिर देखिए शिक्षक सीखने के लिए आकलन और सीखने के आकलन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। तो बच्चों की सीखने की जरूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में, आवधिक अंतराल पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में, बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या सही है, तो यहां पर सही क्या
है, यहां पर सही है कि बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। अब देखिए विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है, फिर पीछे की ओर। विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे चलता है, ठीक है। विकास विभिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न गति से होता है। विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र होता है, उसके बाद रुक जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो कथन सही है वो कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर ये वाला कथन सही है, बाकी कोई भी कथन सही नहीं है। चिंतन की प्रवृत्ति के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? समस्या समाधान संबंधित व्यवहार है, ठीक है। आंतरिक संज्ञानात्मक व्यवहार क्रिया, ये भी सही है। गत्यात्मक खोज नहीं होती है, मानसिक खोज होती है इसमें, ये सही नहीं है, ठीक है। फिर आया दादा दादी नाना नानी पालतू कुत्ता सभी मारे गए, मुझे भी मरना होगा, अर्थात सभी जीवों को एक दिन मरना है। ये किस प्रकार का तर्क है? तो ये किस प्रकार का तर्क है? तो ये कैसा तर्क है आपका? ये आपका निगमन, ये क्या बोलते हैं, आलोचनात्मकता जो है वो यहाँ पर तर्क हुआ ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये तर्क जो है, तर्क की बात हो रही है यहाँ पर, तो तर्क जो है वो कैसा है? ये आगमन तर्क है। यहाँ पर किस प्रकार का तर्क है? आगमन तर्क है ये, ठीक है। अब देखिए सीखने के प्रतिफल के बारे में कौन सा कथन सत्य है? सीखने के प्रतिफल राष्ट्रीय स्तर पर एनसीईआरटी द्वारा परिभाषित किए गए हैं। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे एनएस के आधार भी सीखने के प्रतिफल ही है। 17-18 से आरईसीआरटी उदयपुर द्वारा विश्वविद्यालय निर्धारित के मानदंडों को है ये सभी। तो क्या इसके बारे में शामिल है? तो ये सभी इसके बारे में सही होते हैं, ठीक है। तो बच्चों देखें, पहला प्रश्न दिया अपना, निम्न में से किस विकल्प में क्रमशः तत्सम तद्भव देशज विदेशज शब्द दिए हुए हैं? तो बच्चों देखें, पहला विकल्प दिया है आराम, खेत, झोंपड़ी, औरत। दूसरा दिया है दूर, खेत, तेंदुआ, साबुन। तीसरा विकल्प है इष्टिका, खिड़की, भीड़, काजू। चौथा है अमृत, आम, कारतूस, बाप। तो क्रमशः पहला तत्सम बताना है। तत्सम क्या आराम है, क्या दूर है, या इष्टिका है, या अमृत है? अमृत भी है, इष्टिका भी है। इसमें दूर शब्द की बात करें और आराम, तो इनमें दूर, दूसरा विकल्प दिया तद्भव, खेत भी तद्भव है। देशज तेंदुआ शब्द, विदेशज साबुन शब्द। तो बच्चों यहां पर विकल्प जो है हमारा 2 हो जाएगा। दूसरा विकल्प दूर, खेत, तेंदुआ और साबुन। अगला प्रश्न दिया, आजकल बीमारियां बहुत फैल रही हैं, वाक्य में प्रयुक्त बीमारियां शब्द में संज्ञा कौन सा है? तो बच्चों ये आपको जैसे मालूम है, बहुवचन आते ही जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। तो यहां पर विकल्प दिया व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक और समुदायवाचक। तो बच्चों यहां विकल्प हमारा बहुवचन होने के कारण हम इसे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। अगला प्रश्न दिया है, आप भला तो जग भला वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम कौन सा है? आप भला तो जग भला, प्रश्न दिया है आप भला तो जग भला। तो इसमें देखें बच्चों, आप शब्द जो है इसी के अंदर आपको बताना है। आप भी हम 3 जगह प्रयुक्त करते हैं। आप मध्यम पुरुषवाचक में भी आता है, आप अन्य पुरुषवाचक में भी आता है, आप निजवाचक में भी आता है। तो बच्चों यहां आप स्वयं का बोध करवा रहा है। स्वयं का बोध जब आता है वो निजवाचक में आता है कि व्यक्ति खुद भला होगा तो संसार स्वतः ही भला हो जाएगा। तो यहां आपका शब्द स्वयं के रूप में व्यक्त होने के कारण हम इसे निजवाचक पुरुषवाचक, निजवाचक जो सर्वनाम है उसमें शामिल करेंगे। अगला प्रश्न हमारा आता है, निम्न में से किस विकल्प में गुणबोधक या गुणवाचक जो विशेषण है उसका प्रयोग किया गया है? गुणवाचक विशेषण की बात करें तो बच्चों देखें, विकल्प दिया है खट्टा आचार, खट्टा आचार, भला आदमी, मीठा फल, उपयुक्त सभी। इनमें से कौन सा विकल्प होगा? तो बच्चों खट्टा आचार, भला आदमी, मीठा फल, उपयुक्त सभी, इसमें अगर हम बात करें तो बच्चों सभी के अंदर आपको जैसे बताया था कि जो विशेषता बता रहा हो, आचार की विशेषता खट्टा बता रहा है, आदमी की विशेषता भला बता रहा है, फल की विशेषता गुण के रूप में मीठा बता रहा है। तो यहां पर बच्चों उपयुक्त सभी इसका विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है 35वां कि
निम्न में से संधि की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, असुमेलित पूछा है, आपसे ये नहीं पूछा गलत कौन सा, असुमेलित पूछा है। जैसे रमा धन ईश, रमेश गुण संधि हो जाएगी। जगत धन ईश्वर, जगदीश्वर ये अपने व्यंजन संधि होगी। उत धन श्रृंखल, उच्छृंखल ये भी व्यंजन संधि है। मरुत धन हारिणी, मरुधारिणी ये भी व्यंजन संधि है। तो बच्चों देखें 35 नंबर जो है इसमें ये 3 हमारे व्यंजन संधि के उदाहरण हैं और ये एक हमारा स्वर संधि का उदाहरण है। तो असुमेलित जो पूछा तो पहला विकल्प हो जाएगा हमारा कौन सा, रमेश। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न दिया है निम्न में से किस विकल्प में केवल द्विगु समास है। कौन सा, द्विगु समास। दशानन, त्रिनेत्र, तिराहा और त्रिफला। तो बच्चों यहां हम बात करते हैं कि आपको बताया था विकल्प द्विगु समास होता है, इसमें प्रथम पद क्या होता है, संख्यावाची होता है। प्रथम पद क्या होता है, संख्यावाची। तो बच्चों यहां आपको सभी संख्यावाची एक प्रकार से नजर आ रहे हैं। 10 भी नजर आ रहा है, 3 भी नजर आ रहा है, यहां भी 3 और यहां भी 3। लेकिन बच्चों ऐसे शब्द जहां पर बहुव्रीहि समास भी साथ में आते हों तो प्राथमिकता बहुव्रीहि समास को दी जाती है। तो यहाँ पर 10 आनंद का समूह नहीं कहा जाता, यहाँ पर 10 है आनंद जिसकी वह है रावण के लिए, त्रिनेत्र भगवान शिव के लिए। इसी प्रकार से त्रिफला एक औषधि के रूप में व्यक्त किया जाता है। तिराहा 3 राहों का समाहार यहाँ व्यक्त किया जाता है। तो ये द्विगु समास का उदाहरण तीसरा विकल्प होगा। अगला प्रश्न दिया है किस विकल्प में संदिग्ध वर्तमान काल का प्रयोग हुआ है। किस विकल्प में संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल की बात कर रहे हैं। तो पहला विकल्प दिया है अब वह बेमौत मरेगा। पंडित जी स्नान कर रहे हैं, पंडित जी आते होंगे, पंडित जी ने अधिक खाया होगा। तो बच्चों यहां संदिग्ध का मतलब होता है जिसमें संदेह बना हुआ हो। क्या बना हो, संदेह है। और बच्चों इसमें पहचान के रूप में बताया है क्रिया के अंत में होगा, होगी या होंगे जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जैसे तीसरा है विकल्प पंडित जी आते होंगे, ता है, ती है, ते है वर्तमान के रूप में और होगा, होगी, होंगे उसमें संदेह का बोध करवा देता है। तो संदिग्ध वर्तमान काल यहाँ विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो बच्चों देखें यहाँ प्रश्न दिया है विशेषण के जिस रूप से 2 वस्तुओं में से किसी एक गुण की अधिकता या न्यूनता सूचित की जाती है वह कौन सी अवस्था होती है। यानी विशेषण की यहाँ पर अवस्था के आधार पर भेद की बात कर रहे हैं, जहां पर 3 भेद होते हैं, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था, उत्तम अवस्था। जहां सामान्य बात कही जाती है, सामान्य रूप से बात कही जाती है जिसमें किसी प्रकार से तुलना का बोध नहीं होता, वो मूल अवस्था। 2 के मध्य तुलना की जाती है, चाहे वो सकारात्मक और नकारात्मक किसी भी रूप में, पक्ष विपक्ष में कैसे भी कही जाए, वो उत्तर अवस्था होती है। वो सबसे अगर उसकी तुलना की जाती है तो वो उत्तम अवस्था। तो यहाँ पर हमने बात की है 2 वस्तुओं की, तो यहाँ पर उत्तर अवस्था यहाँ इसका विकल्प हो जाएगा। निम्न में से अगला प्रश्न दिया है निम्न में से व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय का उदाहरण कौन सा है। समुच्चय बोधक व्यधिकरण की बात करते हैं बच्चों, एक होता है समानाधिकरण, दूसरा होता है व्यधिकरण। समानाधिकरण में संयोजक शब्द आते हैं, विभाजक शब्द आते हैं, ऐसे शब्द भी आते हैं जिनमें विरोध प्रदर्शन हो रहा हो, किंतु परंतु बल्कि लेकिन यहां पर बात करते हैं व्यधिकरण, क्योंकि समानाधिकरण वाले हैं वो संयुक्त वाक्य में प्रयुक्त होते हैं और व्यधिकरण वाले किस में आते हैं, मिश्रित या आश्रित वाक्य जो होते हैं उनमें। और इनमें जैसे पहला विकल्प दिया राम और श्याम मित्र हैं, या और शब्द आया है, उसने मेहनत की अतः वह सफल हो गया, बाप रे उस कमरे में तो सांप है, यदि तुम मेरे पास आते तो मैं तुम्हारी सहायता करता। व्यधिकरण में यदि, यद्यपि जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। तो इसमें पूछा है समुच्चय बोधक कौन सा, यदि के बारे में जानना चाहा है कि व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कौन सा है। तो विकल्प यहाँ पर
4 हो जाएगा। यदि तुम मेरे पास आते तो मैं तुम्हारी सहायता करता। अगला प्रश्न दिया है, वह लड़का जो कल यहां आया था कोरोना संक्रमित था, इस वाक्य में प्रधान उपवाक्य का चयन कीजिए। प्रधान उपवाक्य की बात कर रहे हैं, तो बच्चों देखें इसमें बात कर रहे हैं कि प्रधान उपवाक्य कौन सा होगा, वह लड़का। प्रधान उपवाक्य का मतलब यहां पर आ गया कि अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित हो, अन्य उपवाक्य उस पर क्या हो, आश्रित हो। तो आश्रित होने की जब बात कही जाती है वो किस में आएगा, क्या यहां वह लड़का जो कल यहां आया था कोरोना संक्रमित था। अब यहां पर बात आ रही है वह लड़का जो कल यहां आया था, जो शब्दांश से या समुच्चय बोधक शब्दों से अगर इनकी शुरुआत होती है तो वो उपवाक्य होते हैं, और आश्रित उपवाक्यों की बात करते हैं। वहां जो कल यहां आया था, किसकी बात कर रहे हैं, लड़का के, कोरोना संक्रमित था। तो यहां वह लड़का कोरोना संक्रमित था, क्या उसको माने, वह लड़का क्या इसको माने। पूछा क्या, प्रधान उपवाक्य जिस पर आश्रित हो अन्य उपवाक्य। जो कल यहां आया था वह लड़का कोरोना संक्रमित था, कोरोना संक्रमित था। तो यहां पर बच्चों विकल्प आएगा वह लड़का, क्योंकि यहां जो यहां कल आया था किसके बारे में बात कही जा रही है, ये है अन्य उपवाक्य, और ये लड़के के बारे में बात की जा रही है, और लड़के का विस्तार यहां पर बता दिया गया। इसके संदर्भ में उस लड़के की विशेषता ये होती है, ये दोनों साथ में सम्मिलित होकर आ जाएंगे। वह लड़का कोरोना संक्रमित था, जो कल आया था, ये आश्रित किसमें, वह लड़का जो कोरोना संक्रमित था। तो यहां पर विकल्प आपका 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, निम्न में से किस विकल्प में संस्कृत के मूल उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। मूल उपसर्ग की बात कहें तो बच्चों देखें, सज्जन, अधोगति, स्वार्थ, नियम। यहां इनका अगर हम संधि विच्छेद भी करें या उपसर्ग प्रत्यय की छटनी करते हैं तो सज्जन में तो सत उपसर्ग आ जाएगा, अधोगति में अधय उपसर्ग आ जाएगा, और स्वार्थ में स्व आ जाएगा, और नियम में नी आ जाएगा। लेकिन यहां पर हम बात करें मूल उपसर्ग यानी मुख्य उपसर्ग की बात करते हैं तो नी उपसर्ग यहां जुड़ा हुआ, तो नियम शब्द इस विकल्प का उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न दिया है कि किस विकल्प में अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय। अपत्यय का मतलब होता है जहां प्रत्यय लगने से संतान का बोध हो या कुल या वंश की बात करें उसका बोध होता हो, तो कौन सा आता है, अपत्यवाचक। जैसे हमने लिखा पौत्र, पौत्र, पुत्र में हमने यहां पर पूछा है अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय नहीं है, यह ध्यान रखना। पुत्र में यदि हमने अ प्रत्यय लगाया तो पुत्र की संतान का बोध हो गया, शब्द क्या बन गया, पौत्र। सौर, सूर्य शब्द यानी सूर्य को बोलते हैं, उसमें यदि हमने अ प्रत्यय लगाया, अ प्रत्यय, तो वहां उ औ में बदल जाता है। ये नियम आपको प्रत्यय में समझाया हुआ है, तो सौर। और इसमें यदि हम कहें वाल्मीकि, तो वाल्मीकि शब्द जो होता है जिसको दिमक या चीटी कहते हैं, इसमें ई प्रत्यय लगा तो वाल्मीकि बना, अर्थात वाल्मीकि संतान के रूप में कहें, या दिमक चीटियों ने जब वाल्मीकि के शरीर में अपना वास बना लिया था उसके आधार पर उनको वाल्मीकि कहा गया, क्योंकि इनसे पहले इनका नाम जो था रत्ना, जो एक डाकू के रूप में थे। तो यहां पर डिबिया शब्द जो है ये बसता है, डिबिया, डिब्बा शब्द में या प्रत्यय लगने से ये वस्तु जो बड़ी है डिब्बा, उसको बड़ी वस्तु को छोटे रूप में व्यक्त करता है, तो वो डिब्बा डिबिया बन गया, इसलिए इसको उन्नतावाचक कहा जाता है। ये उन्नतावाचक का उदाहरण है डिबिया। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से ये प्रत्यय का प्रयोग किसमें नहीं हुआ। किसका प्रत्यय, ये प्रत्यय जो दिया है इसका प्रयोग नहीं हुआ है, हमें ये बताना है। तो बच्चों देखें, हम यहां बात करेंगे पाणिनीय, विचारणीय, मानवीय, भवदीय। क्या इनमें ये प्रत्यय किस में लगा है, किस में नहीं लगा है, इसकी बात करें तो पाणिनीय में ये लगा, और
मानव में ये लगा, भवत में ये लगा। यहां पर विचारणीय नहीं है, विचार है। विचार में ये लग जाता है, यहां पर विचार शब्द अलग है और इसमें नीय लगा तो नीय प्रत्यय के रूप में नहीं लगा, तो यहां पर ये नहीं, नए शब्द अलग आ गया, इसकी वजह से ये विकल्प हमारा हो जाएगा। यहां पर तो पाणिनि में ये लगा है, मानवीय, मानव में, भवत में ये, भवदीय, लेकिन विचारणीय शब्द जो हैं इसमें ये प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ, इसलिए विकल्प हमारा 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से अर्ध विसर्ग का चयन कीजिए। तो यहां पर पहला जो विकल्प दिया है जिसमें हम चिन्ह की बात करें, पुनरुक्ति चिन्ह, दूसरा विकल्प दिया है ये अर्धविराम चिन्ह, ये विसर्ग चिन्ह आ गया, और उसके बाद में चौथा जो पूछा अर्ध विसर्ग के रूप में, तो विकल्प ये बचता है 4 नंबर जो हमारा उत्तर हो जाएगा अर्ध विसर्ग। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें, किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग वाचक हैं? सभी शब्द स्त्रीलिंग वाचक है ये बताना है। भीड़, फौज, प्रजा, सरकार, भीड़, फौज, प्रजा, सरकार। अगला विकल्प देखें, समिति, झुंड, मंडली, सेना। अगला प्रश्न विकल्प दिया है लता, ढाणी, गाय, नगर। चौथा विकल्प है सभा, ईंट, पत्थर, एकता। तो बच्चों कई बार ऐसे शब्द आते हैं तो उनमें आप वाक्य में प्रयोग करके देख लें, आपको इसका जवाब मिल जाता है। भीड़ आ गई, फौज चली गई, प्रजा बैठी है या प्रजा जा चुकी है, सरकार बन गई। तो इन सभी में प्रयोग किया, स्त्रीलिंग शब्दों के मुताबिक इसका प्रयोग हो चुका। समिति स्त्रीलिंग है, झुंड पुल्लिंग है, पशुओं का झुंड आ रहा है, मंडली स्त्रीलिंग है, सेना स्त्रीलिंग है, यहां पर तो झुंड पुल्लिंग हो गया। लता, ढाणी, गाय स्त्रीलिंग, नगर पुल्लिंग हो गया। सभा, ईंट, पत्थर, एकता, पत्थर यहां पुल्लिंग है। लेकिन हमने पूछा सभी शब्द स्त्रीलिंग हो, वो पहला विकल्प हो जाएगा, हमारा पहला विकल्प इसका उत्तर है। 46वें प्रश्न की तरफ देखें, किस विकल्प में सही लिंग परिवर्तन हुआ है? नेता से नेति गलत है, नेता से नेत्री बनेगा। दूसरा है सर्प से सापिन, जी नहीं, सर्पिणी बनेगा। खटमल, नर खटमल नहीं, मादा खटमल होगा। खटमल अपने आप में एक पुल्लिंग है, तो यहां क्या हो जाएगा? मादा खटमल, मादा खटमल। महान से महती बिल्कुल सही है। तो प्रश्न हमारा पूछा गया था सही लिंग परिवर्तन बताना है, तो चौथा विकल्प यहां हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, विद्यार्थी शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? तो यहां पर देखें बच्चों, विद्यार्थी, ये आपको नियम बताया गया था कि आकारांत शब्द जो होता है पुल्लिंग शब्द, उसके अतिरिक्त, आकारांत के अतिरिक्त अन्य सभी पुल्लिंग शब्द जो होते हैं बिना विभक्ति चिन्ह के बहुवचन में हम उनको नहीं बदलते हैं, वो दोनों स्थितियों में समान रहते हैं। तो यहां जैसे विद्यार्थी वाक्य में प्रयोग करेंगे तो दोनों जगह एक वचन और बहुवचन के रूप में आते हैं। विद्यार्थी आ गया, विद्यार्थी आ गए। यदि आप उसको केवल ही बहुवचन के रूप में व्यक्त करना चाहते हैं तो इसमें आपको विभक्ति चिन्ह यानी परसर्ग का प्रयोग करना पड़ेगा। तो वहां बन जाएगा विद्यार्थियों ने, क्या बन जाएगा? विद्यार्थियों ने, या को, से, कोई भी परसर्ग लगा सकते हैं, कारक चिन्ह लगा सकते हैं, तब वो बहुवचन बनता है। लेकिन जब विभक्ति चिन्ह नहीं है तो उसको हम एक प्रकार से बहुवचन और एकवचन दोनों में शामिल करते हैं और प्राथमिकता वहां पर बहुवचन को दी जाती है। तो विद्यार्थी, विद्यार्थियों, अब यहां पर कोई कारक चिन्ह लगा देते तो ये बहुवचन बन जाता। विद्यार्थी गण, ये गण भी लगता है बच्चों, लेकिन जब विद्यार्थी गण की बात करते हैं तो दीर्घ मात्रा ह्रस्व हो जाती है, तो हम यहां पर लिख देते विद्यार्थी गण। अगर इस तरीके से लिखा होता तो ये भी सही होता।
लेकिन यहाँ मात्रा दीर्घ है। विद्यार्थी, विद्यार्थी जन दोनों ने, तो जन के रूप में भी प्रयुक्त कर सकते हैं, लेकिन साथ में विद्यार्थी जोड़ दिया, इसलिए ये सही नहीं होगा। बचता है इसमें विकल्प पहला, विद्यार्थी, जो अपने आप में एक वचन बहुवचन दोनों में प्रयुक्त किया जाता है, और यहाँ बहुवचन के रूप में ये हमारे सामने प्रयुक्त हुआ है। तो अगला विकल्प देखें, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? आंसू, होश, दर्शन, प्राण, भाग्य, हस्ताक्षर, ये सभी पुल्लिंग में आते हैं, सॉरी बहुवचन में, वचन की बात कर रहे हैं। लेकिन ये पूछ रहे हैं एक वचन में कौन सा आता है, तो आंसू भी बहुवचन, दर्शन भी बहुवचन, हस्ताक्षर भी बहुवचन। आंसू निकल पड़े, हम ये थोड़ी कहते हैं जी आंसू निकल पड़ा, क्योंकि दोनों आंखों से आंसू निकल रहे हैं, तो बहुवचन के रूप में। दर्शन, आपके दर्शन हो गए, हम ये नहीं कहते हैं जी आपका दर्शन हो गया, भगवान के दर्शन हो गए, आपके दर्शन हो गए। हस्ताक्षर, ये मेरे ही हस्ताक्षर हैं, यह मेरा हस्ताक्षर नहीं, ये मेरे ही हस्ताक्षर हैं। पुलिस, आ गई, आ गए नहीं, तो यहाँ पर एक वचन पुलिस जो है हमारा विकल्प हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 49 नंबर जो दिया है उसमें है, किस विकल्प में सही विलोम शब्द लिखा है? संश्लिष्ट, प्रश्न ध्यान से देखें, किस विकल्प में सही विलोम शब्द लिखा है? संश्लिष्ट, इसका दिया है प्रश्लिष्ट, कदाचार, दुराचार, तीसरा विकल्प है विधुर, सधुर, ईषत, प्रचुर। तो बच्चों यहाँ संश्लिष्ट विश्लिष्ट के रूप में लिखते हैं, कदाचार का सदाचार के रूप में लिखते हैं। तो ये जो विकल्प विधुर, सधुर, ये भी क्या है? सही नहीं है। सही विकल्प मिलता है ईषत का प्रचुर, ईषत का प्रचुर। तो चौथा विकल्प हमारा यहाँ हो जाएगा। 50वां प्रश्न जो दिया है, निम्न में से शीघ्र नष्ट हो जाने वाले अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा कौन सा है? मुहावरा बताना जी, जिसका अर्थ होता है शीघ्र नष्ट हो जाने वाला। बालू की भीत उड़ाना, बालू की भीत उठाना, गुल्लर का फूल होना, ये नष्ट समाप्त होने के रूप में ही होता है। लेकिन शीघ्र नष्ट होने के रूप में बात कही जाए तो ओस का मोती होना, आंधी के आम होना, तो ओस का मोती होना तुरंत नष्ट हो जाने के रूप में होता है कि ओस मोती के समान नजर आते हैं, तुरंत ही समाप्त भी हो जाते हैं। तो विकल्प हमारा 2 हो जाएगा। निम्न में से नाटक शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? सर्वोत्तम विधि बतानी, कौन सी? नाटक की बतानी बच्चों, नाटक की सर्वोत्तम विधि। क्या कक्षा अभिनय विधि को इसमें शामिल करेंगे? क्या समवाय विधि को इसमें शामिल करेंगे? रंगमंचाभिनय विधि शामिल करेंगे? या आदर्श नाट्य विधि को इसमें शामिल किया जाएगा? तो बच्चों यहाँ पर जो विकल्प है हमारा 2, समवाय विधि के रूप में हम इसको शामिल कर देंगे। 52वां प्रश्न दिया है, प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत निम्न में से कौन से 2 कौशलों का विकास होता है? प्रत्यक्ष विधि में निम्न में से कौन से 2 कौशलों का विकास करेंगे? उन 2 कौशलों की अगर हम बात करते हैं तो बच्चों ध्यान से देखें, क्या लिखना पढ़ना आता है, या उसमें सुनना बोलना आता है, या पढ़ना बोलना आता है, या सुनना व लिखना आता है? यहां बात करते हैं बच्चों हम कि प्रत्यक्ष विधि जिसकी बात करेंगे तो यहां सुनना और बोलना दोनों ही शामिल हो जाएंगे। सुनना और बोलना, प्रत्यक्ष रूप से सुनने और बोलने का काम होता है, प्रत्यक्ष विधि में इनको शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न देखें, 53 नंबर प्रश्न है हमारा, निम्न में से व्याकरण शिक्षण की आधुनिक विधि कौन सी है? आधुनिक विधि की बात करें तो बच्चों आगमन विधि भी प्राचीन है, निगमन विधि भी प्राचीन है, प्रायण विधि भी प्राचीन है। आगमन निगमन विधि हमारी आधुनिक विधि है, जिसमें कभी उदाहरण देकर के नियम की तरफ चलते हैं, कभी नियम बता करके उदाहरण की तरफ चलते हैं। तो ये 53 नंबर का विकल्प नंबर 3 हमारा उत्तर हो जाएगा। आगमन विधि के सोपानों का सही क्रम बताएं। आगमन विधि के जो सोपान है उनका सही क्रम बताना है। नियम, प्रयोग, परीक्षण, सत्यापन। क्या पहले नियम आता है, फिर प्रयोग आता है, फिर परीक्षण, फिर सत्यापन? या पहले निरीक्षण होता है, फिर उदाहरण आता है, फिर प्रस्तुतिकरण आता है, फिर नियमीकरण होता है, फिर सत्यापन होता है? या फिर उदाहरण, फिर निरीक्षण, फिर सामान्यीकरण, फिर प्रयोग,
या फिर इनमें से कोई नहीं। बच्चों इस सबसे पहले उदाहरण आता है, फिर उसका निरीक्षण किया जाता है, सामान्यीकरण होता है, फिर उसका हम प्रयोग कर देते हैं। तो विकल्प 3 यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन देखें, किस शिक्षा शास्त्री के अनुसार स्कूल एक बाग है, अध्यापक एक माली है और बच्चे पौधे के समान हैं? तो बच्चों ये फ्रोबेल ने ऐसा कहा है, मोंटेन्सी ने भी नहीं कहा, मॉरिसन ने भी नहीं कहा, कोल्डवेल कुक ने भी कहा नहीं कहा। यहाँ पर विकल्प हमारा 1 हो जाएगा, फ्रोबेल। 56वां प्रश्न देखें, एक बालक जो हकलाकर बोलता है उसे वाचन दक्षता में निपुण करने के लिए निम्न में से कौन सा वाचन अधिक उपयुक्त होगा? एक बालक जो हकलाकर के बोलता है उसे वाचन दक्षता में निपुण करना है, यानी पढ़ने में, बोलने में, लेकिन यानी हकलाकर बोलता है लेकिन पढ़ने में, वांचने में, पढ़ने में, जिसकी वाचन की बात करते हैं, उसमें निपुण करने के लिए कौन सा वाचन हमें उपयुक्त शामिल करना पड़ेगा, जिससे वो बोलना सीख जाए, ढंग से पढ़ना सीख जाए, हकला करके अब नहीं बोले। तो उसकी बात करें तो बच्चों यहाँ पर क्या हम उसमें सामूहिक वाचन करवाएं तब सही रहेगा, या एकल वाचन करवाएं, या अनुकरण वाचन करवाएं, या फिर मौन वाचन करवाएं? तो बच्चों यहाँ पर सामूहिक वाचन जब करवाया जाता है वो बिल्कुल सही होता है, सामूहिक वाचन। विकल्प 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। एक बालक जो हकलाकर बोलता है, एक बालक जो हकलाकर बोलता है उसे वाचन दक्षता में निपुण करवाने के लिए हमें सामूहिक वाचन करवाना पड़ता है, तब जाके वो सही हो जाता है जी। 57 नंबर प्रश्न देखें, लेखन कौशल का विकास होता है, लेखन कौशल यानी लिखने का जो काम है वो किस प्रकार से सही होता है? सुनने से, या देखने से, या अनुकरण करने से, या फिर अभ्यास करने से? तो बच्चों यहाँ तो अभ्यास जितना करेंगे उतनी ही हमें लेखन कौशल का विकास हो जाएगा। 58 नंबर में देखें, शिक्षण क्रियाओं तथा उद्देश्यों के आलेख को पाठ योजना कहते हैं। ये कथन किसका? ये कथन दिया है जी कि शिक्षण प्रक्रियाओं तथा उद्देश्यों के आलेख को पाठ योजना कहते हैं। इस 58 नंबर प्रश्न का उत्तर है, ये कथन किसका है? क्या आईवी डेविस का है, क्या बोसिंग का है, या फिर कमला भाटिया का है, या बलदेव भाटिया का है? ये बच्चों यहाँ उत्तर बोसिंग का है। किसका है? बोसिंग। अगला प्रश्न देखें, प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं है, क्या समाचार पत्र इसमें शामिल होते हैं या नहीं होते? क्या पत्रिकाएं इसमें शामिल होती है या नहीं होती? विद्यालय मासिक पत्रिका यहाँ शामिल होती है या नहीं होती? या पाठ्य पुस्तक? बच्चों पाठ्य पुस्तक प्रिंट मीडिया में शामिल नहीं होती। 60वां प्रश्न देखें, 60वां प्रश्न दिया है, निम्न में से प्रक्षेपित सामग्री कौन सी है? बुलेटिन बोर्ड, या प्रतिमान, या फ्लैनल बोर्ड? ये फ्लैनल है जी, फ्लैनल बोर्ड, या फिर OHP ओवरहेड प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर कौन सा होगा? प्रक्षेपित सामग्री, बुलेटिन बोर्ड भी नहीं होता, प्रतिमान यानी नमूने जो होते हैं वो भी नहीं होते, फ्लैनल बोर्ड भी इसमें शामिल नहीं होता। उत्तर हो जाएगा हमारा OHP ओवरहेड प्रोजेक्टर। OHP ये हमारी प्रक्षेपित सामग्री में शामिल होते हैं। पहला जो क्वेश्चन हमने जो तैयार किया वो क्या है कि यूज अप्रोप्रिएट लिंकिंग डिवाइस, कि अप्रोप्रिएट लिंकिंग डिवाइस उसका आपको क्या करना है, इसमें चुनाव करना है, ये देखना है। कितने नंबर है? 61। तो पैसेज में देखो कि 61 जो है क्वेश्चन जो है वो मार्क कहाँ किया गया है, मेंशन कहाँ कर रखा है, उसके बारे में देखना है आपको। तो 61 वाला जो पार्ट है वो देखिए कहाँ दे रखा है। 61 वाला पार्ट ये आ गया, ठीक है। फर्स्ट रिक्वायरमेंट फॉर ए सक्सेसफुल बिजनेस, ठीक है, और आगे लिखा इट के आगे फुल स्टॉप है, ठीक है, इट के आगे फुल स्टॉप लगा हुआ था जी। अब यहाँ पे देखिए क्या है, आपको क्या करना है, यहाँ पे अप्रोप्राइट जो है लिंकिंग डिवाइस का चुनाव करना है। तो अप्रोप्राइट लिंकिंग डिवाइस के रूप में देखें तो यहाँ पे किसका प्रयोग करोगे आप? किसका प्रयोग कर दोगे? फॉर का प्रयोग करोगे, क्योंकि आफ्टर का प्रयोग करोगे तो भी आपका मीनिंग सेंटेंस वो मीनिंगफुल नहीं होगा। सिंस का प्रयोग करेंगे तो भी नहीं होगा। सिंस के बाद में आप इट का प्रयोग किस तरीके से कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ठीक है। बिफोर का यूज भी नहीं होगा। तो अप्रोप्रिएट लिंकिंग डिवाइस जो होगी वो अपनी कौन सी होगी? फॉर होगी।
62 का क्वेश्चन है, उसमें अप्रोप्रिएट वर्ब चुननी है आपको, ठीक है। अप्रोप्रिएट वर्ब 62 वाला क्वेश्चन यहाँ दे रखा है, ठीक है। तो देखिए वर्ब हमेशा फॉलो करती है, एक वाक्य में सब्जेक्ट का फॉलो करती है, जैसा सब्जेक्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग हम किसको रखते हैं, वर्ब को रखते हैं। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो फिर वर्ब भी कैसे लगाओगे, सिंगुलर, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो फिर वर्ब भी कैसे लगा दोगे, प्लूरल लगा दोगे, ठीक है। तो इसमें देखिए 62 का जो क्वेश्चन जो दिया हुआ अपना 62 वाला जो पार्ट अपना है, ठीक है, इसमें देखिए सब्जेक्ट की पहचान करते हैं। सब्जेक्ट क्या दे रखा है, इंक्लूडिंग कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ मॉडर्न बिजनेस। ऑफ से पहले क्या दे रखा है, जो सब्जेक्ट है वो कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटीज दे रखा है, प्लूरल है, तो इसका मतलब वर्ब कैसे आएगी, प्लूरल आएगी, ठीक है। अब प्लूरल वर्ब के रूप में अपन देखते हैं तो क्रिएटिंग तो है ही नहीं, क्योंकि क्रिएटिंग का प्रयोग जो है, क्रिएट क्या होती है, एक वर्ब ऑफ सेंसेशन होती है जो हमारी इंद्रियों से संबंधित होती है, जो कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं लिखी जाती। दूसरा क्रिएटिव वर्ब होता ही नहीं है, एक एडजेक्टिव होगा, ठीक है, वर्ब के रूप में। तो क्रिएट्स दे रखा है, क्या दे रखा है, क्रिएट दे रखा है, तो वर्ब यहाँ पे सिंगुलर आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी, और प्लूरल वर्ब कौन सी अपनी, क्रिएट है। यही आपका अप्रोप्रिएट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूज अप्रोप्रिएट लिंकिंग डिवाइस। अप्रोप्रिएट लिंकिंग वर्ब का डिवाइस जो उसका चुनाव करना आपको, ठीक है। ऑप्शन में दे रखा नोट है, नेवर है, और है, नोर है, ठीक है जी। तो नोट लिंकिंग डिवाइस नहीं होता, नेवर एक क्या होती है, एडवर्ब होती है, नोट भी एक एडवर्ब होता है, ठीक है। उसी प्रकार से और है, एक क्या दे रखा है, नोर दे रखा है। दो लिंकिंग डिवाइस है, जानना है कि किसका चुनाव करना है, ठीक है। कितने का है, 63। और 63 का क्वेश्चन जो है वो कहाँ मेंशन किया हुआ है, जरा देखिए, सोशल लाइबिलिटीज, ठीक है, और आगे लिखा है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज। मतलब लाइबिलिटीज कहें या फिर क्या कहें, रेस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी दोनों में से किसी एक का आप चुन सकते हो, और दो में से किसी एक के चुनने के अर्थ में हम किसका प्रयोग करते हैं, और का प्रयोग करते हैं। तो अप्रोप्रिएट आपका आंसर होगा वो कौन सा होगा, और होगा यहाँ पे, यही आपका अप्रोप्रिएट आंसर है, ठीक है। 64 वाला जो क्वेश्चन है, 64 का जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है यूज अप्रोप्रिएट वर्ब, ठीक है। अप्रोप्रिएट वर्ब भरनी है, इसमें फिर से वर्ब पूछ ली, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 64 कहाँ मेंशन किया हुआ है, जरा नजर डाली पेजेस के ऊपर, ठीक है। 64 यही है, मीनिंग ऑफ ह्यूमन मोटिव। ऑफ से पहले क्या है, मीनिंग है, ऑफ के बाद में ह्यूमन मोटिव है। दो डिफरेंट जो शब्द होते हैं वो अगर कनेक्ट होते हैं, किससे होते हैं, ऑफ से होते हैं। तो गाइज ऐसी सिचुएशन में वर्ब वो फॉलो करती है, ऑफ से पूर्व आने वाला शब्द है उसके अनुसार वर्ब को रखते हैं, उसी वर्ब को या उसी शब्द को क्या करती है, फॉलो करती है, ठीक है। तो मीनिंग के अकॉर्डिंग वर्ब कैसे लगानी है, सिंगुलर लगानी है। तो यहाँ पे वर्ब कैसे लगा दोगे, सिंगुलर वर्ब के रूप में। देखिए यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन दिए हुए हैं, एक में तो दे दिया आर, एक में वोज, एक में इज। वाक्य सीक्वेंस ऑफ टेंस के अकॉर्डिंग अपन देखें तो यहाँ पे वोज है वो सुटेबल नहीं होगा, किस कौन सा पॉइंट है वो सुटेबल होगा, अपना ई सुटेबल होगा। फिर से क्या है, यूज अप्रोप्रिएट वर्ब, अप्रोप्रिएट वर्ब भरनी है, कितने नंबर में, 65 नंबर क्वेश्चन। उसमें देखिए 65 कहाँ मेंशन किया हुआ है, जरा देखना। 65 वाला पार्ट है वो कहाँ मेंशन किया हुआ है, ये पार्ट आ गया, ठीक है। क्या है, सर्विस मोटिव एंड प्रॉफिट मोटिव शुड, और आगे लिखा फुलफिल्ड। मॉडल जो होता है, मॉडल के साथ अगर या तो हम बी का प्रयोग करें या फिर हैव का प्रयोग करें, उसी कंडीशन में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ पे शुड क्या दे रखा है, एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। लेकिन जब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ बी लगा दें फिर हैव लगा दें, तो ऐसी सिचुएशन में वर्ब जो आती है वो कैसी आती है, प्लूरल आती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे किसका प्रयोग करोगे, एक में दे रखा बी, एक में दे रखा बीन। शुड बीन थोड़ी होता है, शुड इज भी नहीं होगा, बीइंग भी नहीं होगा, बीइंग का प्रयोग करोगे तो आगे, और यहाँ पे अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, बी का प्रयोग कर दोगे। नेक्स्ट है राइम, एक पोइम की पंक्तियां दी हुई हैं, ठीक है, किस प्रकार से जरा देखना, ठीक है। एक यहाँ तक पार्ट हो गया अपना, ये पहली लाइन। दूसरी जो पंक्ति है इसकी, सी वॉज मास्टर्ड बाई द टाइगर्स इन द पैनल दैट सी मेड, ये यहाँ तक सेकेंड लाइन थी, ठीक है। विल गो ऑन प्रेंसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड, ठीक है। यहाँ तक कौन सी थी अपनी, तीसरी सी वाली लाइन आ गई। और चौथी लाइन जो थी अपने उसमें क्या दे रखा था, पहली जो पंक्ति इसमें, ठीक है, पहली जो पंक्ति है वो देखना जरा। पहली जो पंक्ति उसमें लाई तक दिया हुआ है और दूसरी में बाई तक दिया हुआ है, देखना जी, लाई, और दूसरा जो पार्ट उसमें बाई, ये दूसरी पंक्ति आ गई यहाँ तक, ठीक है। तीसरी जो पंक्ति है, द टाइगर्स इन द पैनल दैट सी मेड, तीसरी जो पंक्ति है उसमें मेड तक है, ये कौन सी आ गई अपनी, तीसरी पंक्ति। और चौथी पंक्ति अपनी ये आ गई, एक साथ जोड़ के कर दिया इसमें, ठीक है, अलग अलग आ गया इसमें। अब इसकी राइम स्कीम है, लाई जो होता है ना उसमें अंतिम साउंड देखिए, आई की साउंड आ रही है, आई। तो पहली बार जो साउंड अगर आती है उसको अपन मार्क करेंगे, किससे मार्क करेंगे, ए से। तो यहाँ तक का जो पार्ट उसमें क्या आ गया आपका, राइम स्कीम में ए पार्ट आ गया। दूसरा, स्टिल रिंग्ड विद ऑडियल
सी वॉज मास्टर्ड बाई, इसमें भी साउंड जो आ रही है वो कौन सी आ रही है, आई आ रही है। पहली पंक्ति की जो साउंड है वो पोइम में कहीं भी अगर रिपीट अगर होती तो उस पोइम को अपन या उस पंक्ति को अपन मार्क करेंगे, किससे करेंगे, ए से मार्क करेंगे। तो यहाँ किसका प्रयोग कर दोगे आप, आई, तो ये कौन सा हो गया, ए पार्ट अपना ए। दूसरा क्या लिख रहा है, मेड, क्या है, मेड। मेड का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन किस तरीके से बनता है, इस तरीके से बनता है। देखिए यहाँ पे एड की साउंड आ रही है, और अफ्रेड में देखो अंतिम जो साउंड जो आ रही है वो कौन सी आ रही है, एड की आ रही है। तो ये डिफरेंट साउंड आ गई, तो इसको अपने मार्क किया, किससे मार्क किया, बी से मार्क कर दिया। और ये भी क्या हुआ, एड की साउंड दे रहा, तो इसको भी अपन मार्क करेंगे किससे, बी से। तो इसकी राइम स्कीम क्या बनेगी, ए ए बी बी। और ए ए बी बी जो है वो कौन से ऑप्शन में दी हुई है, ठीक है, कौन से ऑप्शन में दी हुई है, अगला जो पार्ट है उसमें है, मेंशन की हुई है। क्वेश्चन अपने सीधा डायरेक्ट अपने राइम स्कीम देख ली, ठीक है, राइम स्कीम। तो राइम स्कीम पूछ रहा है ए ए बी बी, कौन सा पार्ट आ गया अपना 70 जो है क्वेश्चन, जो उसमें क्या जाएगा, 2 नंबर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कौन सा, 66 का, हर वर्ड्स आर स्वीट लाइक हनी, उसके जो शब्द हैं वो मीठे हैं और किसकी तरह हैं, शहद की तरह है। सिमिली क्या होता है दोस्तों, तो डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनके बीच में डायरेक्ट कंपैरिजन होती है, जिसमें हमेशा अपन क्या करते हैं, एज, लाइक और देन का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये बात जरूरी याद रखना, तुलना हो वो क्या हो, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के बीच में होनी जरूरी होती है। दो सेम जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनके बीच में अगर कंपेरिजन होती है वो कभी भी क्या नहीं होती, सिमिली नहीं होती, वो क्या होती है, सिंपल कंपेरिजन होती है। तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के बीच में जो कंपैरिजन होगी उसको अपन क्या बोलते हैं, सिमिली बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे किसका लाइक का प्रयोग हो रहा है, यहाँ देखो वर्ड्स अलग है और हनी अलग है, दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं वो अलग अलग बिंदु हैं, अलग अलग होने का बोध करा रहे हैं, डिफरेंट नेचर को इंडिकेट कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पे आपका फिगर्स ऑफ स्पीच अपन जाने तो कौन सा होगा, सिमिली होगा। लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेज, लाइफ जीवन जो है वो रोजीज, जीवन जो डायरेक्ट उसको नाम दे रहा है, किसका, रोजीज का नाम दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा पार्ट हो जाएगा आपका, मेटाफर हो जाएगा। मेटाफर क्या होता है, सेम सिमिली की तरह होता है। अगर मान लो यही सेंटेंस में बोल दूं कि लाइफ इज नॉट लाइक ए बेड ऑफ रोजीज, अगर ऐसे बोल दें तो सिमिली हो जाता, ठीक है। यहाँ पे लाइक है, एज है और देन है, इनको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो अब यहाँ पे कौन सा भाव आ गया आपका, मेटाफर का भाव आ गया। कई स्टूडेंट यूं भी सोच रहे हैं सर यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन नहीं हो सकता क्या, तो दोस्तों याद रखना है, ये विवादास्पद बिंदु आता है, स्टूडेंट बहुत पजल होते हैं मेटाफर और पर्सोनिफिकेशन को लेकर। मेटाफर में दोनों ऑब्जेक्ट निर्जीव हो सकते हैं, दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट सजीव हो सकते हैं, लेकिन वो डिफरेंट होंगे। लेकिन पर्सोनिफिकेशन जो होता है उसमें क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट क्या होगा, निर्जीव होगा, दूसरा क्या होगा, सजीव होगा, या फिर सजीव होने की विशेषता का बोध कराएगा, या तो सजीव होगा दूसरा ऑब्जेक्ट, या फिर सजीव होने की विशेषता का बोध कराएगा। अर्थात पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, निर्जीव चीजों को अपन इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं जैसे ये घटना मानव जीवन में घटित हो रही है, ठीक है, वही क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन होता है। तो अप्रोप्रिएट आपका आंसर होगा वो कौन सा होगा, इसमें मेटाफर होगा। मेटाफर, मेटाफर का मतलब क्या होता है, मेटा प्लस फेरो, मेटा का मतलब कैरी और फेरो का मीनिंग क्या होता है, ओवर होता है। तो कैरी ओवर का मतलब क्या होता है, किसी स्थिति को बदलना, मतलब क्या कर सकते हैं अपन, प्रत्येक रूप से किसी चीज को दूसरी चीज की संज्ञा देना, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, मेटाफर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसकी ओर आगे बढ़िए। नेक्स्ट है लव इज ब्लाइंड। ये देखिए, तो लव क्या है, एक अमूर्त रूप है, ठीक है, एक एहसास है, सिर्फ क्या है, एहसास है, ठीक है, अमूर्त रूप है, ठीक है, मतलब निर्जीव बोल सकते हैं अपन, ठीक है। उसी प्रकार से ब्लाइंड, प्रेम जो है वो क्या होता है, अंधा होता है। तो प्रेम कभी अंधा होता है क्या, निर्जीव चीज जो होती है वो कभी अंधी हो सकती है क्या, तो ब्लाइंड है वो क्या है, सजीव की विशेषता है। अंधा होने का काम कौन करते हैं, जो सजीव चीजें होती हैं, पशु पक्षी होती है, फिर मानव जाति होती है, अक्सर वो क्या होती है, अंधी होती है। मतलब प्रेम रूपी रस पीने के बाद अक्सर व्यक्ति क्या हो जाता है, अंधा हो जाता है। तो लव इज ब्लाइंड का मतलब क्या है, यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का भाव आ गया, ठीक है। मैंने क्या बताया था, एक चीज तो क्या होगी, निर्जीव होगी, दूसरी चीज या तो क्या होगी, सजीव होगी, या फिर सजीव होने की विशेषता होगी, याद रखोगे ना, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, पर्सोनिफिकेशन का भाव जो होता है उसमें एक जो ऑब्जेक्ट होता है वो निर्जीव होता है, दूसरा जो ऑब्जेक्ट होता है वो या तो सजीव होगा, अगर सजीव नहीं होगा तो सजीव होने की विशेषता होगा, ठीक है। तो वहां पे कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच होता है, पर्सोनिफिकेशन होता है, ठीक है। लेकिन मेटाफर में दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं वो दोनों के दोनों क्या हो सकते हैं, निर्जीव भी हो सकते हैं, दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट क्या हो सकते हैं, सजीव भी हो सकते हैं। लेकिन पर्सोनिफिकेशन में ऐसा कभी भी नहीं होता, ठीक है। आगे देखो, हाउ हैप्पी ही हियर, ठीक है जो होता है ना, द साउंड ऑफ है, ठीक है, जो ग्लोटल साउंड मानते हैं अपन है को, जो गले से निकलती है, जिसको अपन बोलते हैं तो गले में वाइब्रेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे है जो है उसका बार बार रिपीटेशन हो रहा था, यहाँ पे फिगर्स ऑफ स्पीच पूछ रहा है, तो क्या एलिट्रेशन क्या होता है, द रिपीटेशन ऑफ टू एंड मोर देन
टू इनिशियल स्पीच साउंड्स इन ए सेंटेंस। एक वाक्य जो होता है उसके शुरुआती जो शब्द होते हैं या शुरुआती जो ध्वनियां होती हैं, ठीक है, जिसमें दो अथवा दो से अधिक शब्दों में वो ध्वनि हो, तो उसका बार बार रिपीटेशन जो होता है वो क्या होता है, एलिट्रेशन होता है। तो यहाँ पे है कि बार बार रिपीटेशन हो रहा है, तो यहाँ पे फिगर्स ऑफ स्पीच कौन सा बन जाएगा आपका, एलिट्रेशन। राइम स्कीम मैं पूर्व बता ही चुका हूं। आगे दे रखा है सोल्व दिस क्वेश्चन व्हेन आई वाज इन क्लास, ये आ गया व्हेन आई वाज इन क्लास, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रखा है, आई सोल्व दिस क्वेश्चन और आगे लिखा व्हेन आई वॉज इन 12th क्लास, ठीक है। पेपर में देख ला, पेपर आपके पास होगा, ठीक है। इसमें 12th मेंशन किया हुआ था, यहाँ नहीं किया गया। जब मैं कक्षा 12वीं में था तो मैं इस पेपर को क्या कर सकता था, सोल्व कर सकता था। किसी भी वाक्य में अगर एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, स्ट्रेंथ या फिर कैपेबिलिटी, शॉर्ट एंड स्वीट में बोल सकते हैं, प्रेजेंट एबिलिटी और प्रेजेंट कैपेसिटी के सेंस में जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आती है वो कौन सी आती है, अपनी कैन आती है। लेकिन बात किस में हो, पास्ट में हो, तो किसी भी सेंटेंस में पास्ट एबिलिटी अथवा पास्ट कैपेसिटी जो होता है उसका बोध कराने के लिए जो मॉडल आता है वो कौन सा आता है, कुड आता है। तो यहाँ पे कैन का प्रयोग सुटेबल होगा। लेकिन आगे देखो क्या दे रखा है, आई वॉज इन 12th क्लास, तो एक वाक्य पास्ट फॉर्म में चल रहा है, तो सीक्वेंस ऑफ टेंस के अकॉर्डिंग दूसरा वाक्य वो भी किस में चलेगा, पास्ट में तो चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुड का प्रयोग करोगे, सुटेबल होगा। आगे देखो ऑल द स्वीट्स एंड अमंग द चिल्ड्रेन, ठीक है। ऑल द स्वीट मतलब किसी चीज को बांटना, वितरित करना, वो होता है हैंड आउट। तो यहाँ पे आपका अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो क्या होगा, हैंड आउट होगा। लुक इनटू का मतलब होता है जांच पड़ताल करना। पुट ऑफ का मतलब क्या होता है, लाइट वगैरह बंद करना या फिर किसी बस वगैरह ट्रेन वगैरह से उतरना, उस अर्थ में हम किसका प्रयोग करते हैं, पुट ऑफ का प्रयोग करते हैं। पुट ऑन का मतलब क्या होता है, लाइट वगैरह चालू करना, ठीक है, कपड़े पहनना, कपड़े पहनना, ठीक है। पुट ऑफ का मतलब कपड़े उतारना भी होता है, ठीक है। कपड़े उतारने का मतलब ये नहीं होता शर्मसार होना, कपड़े उतारना जैसे अपन कोई भी कपड़े वगैरह उतार के कहीं रख देते हैं तो वो क्या होता है, पुट ऑफ होता है, ठीक है। तो देखो दो फ्रेजल वर्ब है, इसी के साथ आपको बता दूं, पुट ऑन का मतलब होता है कपड़े पहनना या फिर कोई भी बस होती है, ट्रेन होती है, कोई भी व्हीकल वगैरह जो होता है उसमें चढ़ना, उस अर्थ में अपन किसका प्रयोग करते हैं, पुट ऑन का प्रयोग करते हैं। पुट ऑफ का मतलब किसी व्हीकल से उतरना, बस, रेलगाड़ी, ठीक है, या फिर कोई भी व्हीकल जो होता है कार वगैरह उससे उतरना, वहां पर किसका प्रयोग करेंगे, पुट ऑफ का। या फिर कपड़े उतारना, उस अर्थ में किसका प्रयोग करते हैं, पुट ऑफ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। हैंड इन हैंड, हाथ में हाथ मतलब साथ साथ आगे बढ़ना। और लुक इनटू का मतलब होता है टू इन्वेस्टिगेट, किसी चीज की जांच पड़ताल करना, छानबीन करना। एनक्वायरी इनटू अपन बोल सकते हैं, ठीक है। आस्क इनटू अपन कह सकते हैं, वो क्या होता है, लुक इनटू। तो यहाँ पे होगा वितरित करना, उस अर्थ में यहाँ पे फ्रेजल वर्ब कौन सी काम में लेंगे, हैंड आउट लेंगे, ठीक है। कि उसने जो है हैंड आउट किया ऑल द स्वीट अमंग द चिल्ड्रेन, मतलब वितरित कर दिया, बांट दिया सारी की सारी जो मिठाई वो सभी बच्चों में, जितने भी बच्चे थे उन बच्चों के बीच में उसको वितरित कर दिया, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन उसकी ओर देखिए, देव इज नॉट हाईली क्वालिफाइड बट ही हैज द, ये आ गया। ये क्या है हमारे पास, एक फ्रेजल वर्ब, सॉरी इडियम वाला पार्ट आ गया, ठीक है। देव इज नॉट हाईली क्वालिफाइड बट ही हैज द, ठीक है, मतलब वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो क्या है, किसी चीज में सफलता हासिल कर सकता है। तो यहाँ पे किसका प्रयोग करोगे आप, गिफ्ट ऑफ द गैप। ए 3 लाइन राइमिंग स्टेंजा इज कॉल्ड इन ए सोनेट। एक सोनेट जो होता है उसमें 3 लाइन जो होती है ना, उसकी जो 3 लाइन जो होती हैं, ठीक है, जो क्या है एक राइम के साथ उच्चारित की जाती हैं, उनका जो कलेक्शन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, वो देखना। देखो सोनेट में क्या आता है, एक कपलेट, और एक कपलेट की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 2 लाइन्स। कप्पल, कप्पल में संख्या कितनी होती है, 2, तो कप्पल से वर्ड बना अपना कपलेट, तो इसका मतलब इसमें लाइनों की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। वैसे अगर कहीं पूछ ले आपको 1 कवेट्रन, तो 1 कवेट्रन जो होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 4 लाइन्स होती है। एक कवेट्रन जो होता है उसमें लाइन कितनी होती है, 4 होती है। एक आता है 1 टरसेट, क्या होता है, 1 टरसेट, इसमें लाइनों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है, ठीक है। एक बोला मैंने 1 सेस्टेट, एक सेस्टेट की में जो लाइन है वो कितनी होती है, 6 होती है, तो 1 सेस्टेट इज इक्वल टू 6 लाइन्स। वैसे अपन बोल सकते हैं 1 ऑक्टेव, और 1 ऑक्टेव की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 8 लाइन्स होती है। कहीं भी आपको प्रश्न पूछ ले, ठीक है जी। ऑक्टेव के रिगार्डिंग रीट 8/2012 में प्रश्न भी पूछा हुआ है कि एक ऑक्टेव में लाइन कितनी होती है, तो ऑक्टेव में लाइनों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है, ठीक है जी। इसमें क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना है। तो 1 कपलेट की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 2 लाइन्स। एक कपलेट में कितनी लाइन होती है, 2 होती है। एक कवेट्रन में 4 लाइन्स। 1 टरसेट इज इक्वल टू 3 लाइन्स, 1 सेस्टेट इज इक्वल टू 6 लाइन्स, एंड 1 ऑक्टेव इज इक्वल टू 8 लाइन्स। एक ऑक्टेव जो होता है उसमें लाइनों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। तो इनमें से कोई भी चीज पूछी हुई है वो आप मेंशन कर सकते हो। तो इसमें 3 लाइन जो है वो पूछी हुई है, तो इसका अप्रोप्रिएट आंसर क्या हो जाएगा, टरसेट हो जाएगा। राइट नाउ जी गाइस आगे बढ़े। प्लॉट, एक्सपोजिशन, ग्रोथ एंड रिजुलेशन,
आर यूज्ड इन। प्लॉट का मतलब क्या होता है? कथानक, मुख्य पात्र जिसके इर्द गिर्द पूरी पूरी कहानी, पूरा ड्रामा, पूरा नाटक घूमता है। ठीक है। एक्सपोजिशन क्या होता है? प्रदर्शन, किसी चीज को दिखाना, किसी चीज में को दिखाना। ठीक है, क्या गया? एक्सपोजिशन। ग्रोथ मतलब वृद्धि होना। और रिजुलेशन क्या होता है? एक तरह से रिजुलेशन का मतलब एक इमोशनल पार्ट होता है पूरा। ठीक है, संकल्प अपन बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। रिजुलेशन आर यूज्ड इन, ये अक्सर यूज होते हैं, किस में होते हैं? तो देखो शॉर्ट स्टोरी जो है, शॉर्ट स्टोरी में प्लॉट जरूर यूज होता है, कैरेक्टर्स पात्र भी होते हैं और इवेंट्स होती हैं, लेकिन एक्सपोजिशन नहीं होता। क्या नहीं होता? एक्सपोजिशन और रिजुलेशन ये नहीं होता। ठीक है। ग्रोथ तो अपन मान सकते हैं भी, शॉर्ट स्टोरी में भी क्या हो सकती है? ग्रोथ हो सकती है। ठीक है। एलिजी में ऐसा कुछ होता नहीं है। सोनेट जो होता है ऐसा उसमें भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ अप्रोप्रिएट आपका आंसर होगा वो कौन सा होगा? ड्रामा होगा। ठीक है जी। हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स इन इंग्लिश? कॉन्सोनेंट साउंड की टोटल संख्या कितनी होती है? 24 होती है। स्पीच साउंड को हम 44 साउंड के रूप में मानते हैं, जिसको दो भागों में डिवाइड करें, तो कॉन्सोनेंट साउंड और दूसरा वावल साउंड। वावल साउंड की टोटल संख्या कितनी होती है? 20 होती है। विच इज द करेक्ट फोनेटिक सिंबल ऑफ गिवन हिंदी लेटर च? च का सिंबल क्या होता है? ठीक है, तो च का सिंबल इस तरीके से डिजाइन होता है, ये च का सिंबल होता है, जो कौन से ऑप्शन में दे रखा है? यहाँ मेंशन करने में गलती कर दी ऑप्शन वगैरह में। ठीक है, यहाँ पे था पहला ऑप्शन जो दे रखा है उसमें D3 वाला यानी j का दे रखा है। क्या दे रखा है? j दे रखा है। ठीक है, उसी प्रकार से क्या दे रखा है? यहाँ पे च, 3 नंबर ऑप्शन, इसमें क्या था? च था। पेपर देखना आप, और इसमें इस तरीके से सहज होता ना, ठीक है, वो दे रखा। तो अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा होगा आपका? ये स होगा। व्हाट इज द सिंबल अंडरलाइन लेटर गिवन इंग्लिश वर्ड हस्बैंड? ठीक है, तो दोस्तों ये हस्बैंड नहीं होता। ठीक है, कभी सोचो कि ऐसा बैंड जो हंसता रहता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता, इसका सही उच्चारण होता है, वो होता है हस्बैंड। क्या होगा? हस्बैंड। तो इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन पूरे का बना के बता देता हूं आपको मैं। हज, और आगे क्या बोलोगे? बंड। ब्रैकेट में आप ए लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आ गया हस्बैंड। तो देखो यहाँ पे एस को अंडरलाइन करा, तो एस से किसकी ध्वनि निकल रही? जय की। वो जय कौन सा है? जेड वाला है, जो कौन से ऑप्शन में? अपने 2 नंबर में। यही आपका अप्रोप्रिएट आंसर होगा। ठीक है। व्हाट इज द करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन? फोनेटिक जो शब्द होता है उसका सही उच्चारण क्या होता है? तो फोनेटिक को अपन ऐसे बोलते हैं, फोनेटिक। फोनेटिक नहीं होता, जनरली दैनिक जीवन में इसको अपन क्या बोलते हैं? फोनेटिक शब्द उससे उच्चारित करते हैं, ऐसा नहीं होता फोनेटिक। अब इसकी मात्रा तोड़ सकते हो आप। फे का सिंबल एफ आता है, एफ पूरा है कंप्लीट, तो इसका लिए सिंबल ये आ गया। ने का सिंबल एन आ गया। ए की मात्रा है, तो ये ए का सिंबल कौन सा होता है? ई वाला पार्ट आ गया। टे का सिंबल टी, ई छोटी आ रही है, ई छोटी, तो इसका सिंबल क्या हो गया? ये हो गया। और कै का सिंबल क्या होता है? ये आ गया। फोनेटिक। इस तरीके से क्या बनेगा? इसका ट्रांसक्रिप्शन बनेगा, फोनेटिक, फोनेटिक, फोनेटिक। ठीक है जी। जो किसी भी ऑप्शन में यहाँ पे पेपर में बिल्कुल सही था। ठीक है, यहाँ जो स्लाइड तैयार की गई है उसके अंतर्गत अपन देखें तो किसी भी ऑप्शन में नहीं है। इसके बीच में ये लगा लेना। तीसरा ऑप्शन जो था उसमें इस तरीके से दे रखा था, फोनेटिक, इस तरीके से क्या गया? अपना फोनेटिक आ गया। आगे देखो, व्हाट इज द करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ वर्ड सिंबल? सिंबल जो शब्द होता है उसका सही ट्रांसक्रिप्शन जो है वो क्या होगा, ये जानना है। विकल्पों में दिक्कत कर रखी है, पेपर को देखना आप। ठीक है, पेपर साथ लेके बैठो आप। ठीक है, सिंबल का सही ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा? तो सिंबल का ट्रांसक्रिप्शन जो है इसमें क्या है? पहला जो ऑप्शन है उसमें इस तरीके से ऑप्शन दे रखे थे, सिंबल। ठीक है, इस तरीके से ये आएगा, तो 1 नंबर आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे बै और लय के बीच में ये सिंबल जरूर लगा लेना। क्या होता है? सिंबल। ठीक है जी। आगे अपन देखते हैं नेक्स्ट जो बिंदु अपन जाने, क्या द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन मीन्स? जब टीचिंग प्रिंसिपल अपन पढ़ते हैं, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश पढ़ते हैं, तो उसमें एक प्रिंसिपल आता है हमारा, प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन। ग्रेडेशन का मतलब क्या होता है? टू प्रोसीड फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स या इजी टू डिफिकल्ट। यानी अपनी विषय वस्तु को शिक्षक क्या करता है? सरल से कठिन की ओर ले जाता है, विषय वस्तु को आसान बनाता है, यानी मेक द मैटर इजियर। ठीक है, वो क्या कहलाता है? ग्रेडेशन कहलाता है। तो इसमें है गो फ्रॉम इजी टू टिपिकल, यही आपका क्या होगा? अप्रोप्रिएट आंसर होगा। ग्रेडेशन वाला जो प्रिंसिपल है आपने कक्षा में ऑफलाइन बैच में आपने खूब अच्छी तरह से पढ़ा होगा, काफी लंबा टॉपिक चलता है अपना ग्रेडेशन वाला। ठीक है, और उसमें खूब डिटेल से मैंने आपको करवाया था, हर एक चीज है कि ये अनेक प्रिंसिपल पे आधारित होता है। दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लिसिटी, प्रिंसिपल ऑफ टीचेबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ अवेलेबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ फेमिलियरिटी, प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग। और ग्रुपिंग के बारे में मैं बता चुका, ग्रुपिंग अक्सर 4 प्रकार की है, फोनेटिक ग्रुपिंग, लेक्सिकल ग्रुपिंग, सिमेंटिक ग्रुपिंग और एक आता है ग्रामेटिकल ग्रुपिंग। इस प्रकार से आ गया अपना। ठीक है, तो ये पार्ट आ गया अपना 1 नंबर। वन ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सेकंड लैंग्वेज टीचिंग। ठीक है, सेकंड लैंग्वेज टीचिंग जो है उसका एक क्या है? एक
प्रिंसिपल अपन देखिए कौन सा है इनमें से, देखो दिखा कंटेंटेशन, ऐसा कुछ नहीं, रिलैक्सेशन, एक्सप्लेनेशन, ये नहीं, तो यही क्या जाएगा आपका आंसर होगा। ठीक है, 82 वाला जो पार्ट है ग्रेडेशन वाला, वही क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, सीक्वेंस इज डन अकॉर्डिंग टू मीनिंग ऑफ वर्ड्स। कौन सी सीक्वेंस है जो वर्ड जो होता है ना उसके मीनिंग के अकॉर्डिंग जो है वो की जाती है, तो वो मीनिंग के अकॉर्डिंग जो की जाती है वो कौन सी आती है, सिमेंटिक आती है। ठीक है, एक ही फैमिली से रिलेटेड की जाती है उसको अपन क्या बोलते हैं, लेक्सिकल। और वैसे ही सेम पैटर्न वाले जो वाक्य हैं उनकी एक साथ की जाती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ग्रामेटिकल बोलते हैं। व्हाट इज द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन शब्द का मतलब क्या होता है, तो ऑफलाइन बैच में आपको भली भांति मैंने बताया था, कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, टू शेयर आवर फीलिंग्स, टू शेयर आवर इमोशंस, एम्बिशंस, डिजायर्स कह सकते हैं, आइडियाज, थॉट्स एंड एक्सपीरियंसेस वन टू अनदर इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। एक दूसरे में इन सभी को शेयर करना, ओपिनियंस वगैरह जो होती हैं वो क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है। रीडिंग ऑफ सेंटेंस, किसी शब्दों को पढ़ना। ठीक है, एक दे रखा राइटिंग ऑफ असेज, कोई भी अस्य वगैरह जो होते हैं उनको लिखना। यूजिंग फैक्शंस एंड नोशंस, कि जो भी धारणाएं वगैरह होती हैं, ठीक है, या जो भी कार्य वगैरह जो होते हैं ना उनको यूज करना। एक एक्सप्रेशन ऑफ मीनिंग, कि कोई भी मीनिंग वगैरह जो होता है ना उसको एक्सप्रेस करना। तो मीनिंग को एक्सप्रेस करना क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, मीनिंग को एक्सप्रेस करना क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है। तो अप्रोप्रिएट आपका आंसर होगा इसमें कौन सा होगा, 3 नंबर का होगा जी। ठीक है, आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द इम्बैलेंस इन रीडिंग एंड राइटिंग। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट काफी पजल हो रहे थे कि सर डिसलेक्सिया होता है वो तो एक रीडिंग होता है, उसमें क्या होता है, रीडिंग में एरर होता है। कभी अपन एरर्स एंड डिसऑर्डर्स पढ़ें तो उसमें अपन डिसलेक्सिया का वर्णन करते हैं, डिस्प्रेक्सिया क्या होता है, अफेजिया क्या होता है, ठीक है, डिसकैलकुलिया क्या होता है, डिसग्राफिया क्या होता है। ठीक है, इस प्रकार से आते हैं। तो उसमें क्या होता है, डिसलेक्सिया अपन पढ़ते हैं तो रियली में अपन देखें तो डिसलेक्सिया होता है वो क्या होता है, एन एरर इन रीडिंग होता है, एन एरर इन रीडिंग, मतलब एक बालक जो ढंग से क्या नहीं कर पाता, पढ़ नहीं पाता। ठीक है, एन एरर इन रीडिंग। लेकिन क्वेश्चन की बनावट देखना आप क्या दे रखा है, इसमें लिख रखा है इम्बैलेंस, असंतुलन होता है किस किस के बीच में, रीडिंग एंड राइटिंग, मतलब लिखने में और पढ़ने में दोनों के बीच में क्या होता है, असंतुलन होता है, वो डिसलेक्सिया ही होता है। क्या होता है, डिसलेक्सिया ही होता है। डिसलेक्सिया क्या होता है, जैसे मतलब बालक जिस तरीके से लिखा हुआ होता है वैसे बच्चा पढ़ नहीं पाता, उसमें सिलेबिक कोई प्रॉब्लम आ सकती है, सही तरीके से सिलेबल का प्रयोग नहीं कर सकता। ठीक है जी, तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट आपका आंसर होगा वो क्या होगा, डिसलेक्सिया होगा। ज्यादातर स्टूडेंट अलेक्सिया का चुनाव करके आए थे। अलेक्सिया जो होता है उसको दोस्तों बोलते हैं वर्ण अंधता। बहुत से शब्द होते हैं ना जो कंफ्यूजिंग होते हैं, बच्चे उनके बारे में जान नहीं पाता, बच्चे उनको पहचान नहीं पाता, उसको अपन क्या बोलते हैं, अलेक्सिया बोलते हैं। ठीक है, आगे देखो कम्युनिकेटिव अप्रोच है वो फुल्ली क्या है, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है। टीचर क्या होता है, एक जनरल इंस्ट्रक्टर होता है कम्युनिकेटिव अप्रोच में। टीचर क्या होता है, एक जनरल ऑब्जर्वर होता है, एक क्लासरूम मैनेजर होता है, एक गाइड होता है, एक फ्रेंड होता है, एक मोटिवेटर होता है। ठीक है, और लर्नर सेंटर्ड अप्रोच यानी लर्नर जो होता है वो पिवटल होता है, प्रधान जो स्थान होता है वो किसका होता है, लर्नर का होता है। विच टाइप इज नॉट रिलेटेड टू द ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, कौन सा पार्ट है जो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट से रिलेटेड नहीं है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यू। ठीक है जी, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट का भाग होता है। मैचिंग टाइप क्वेश्चंस होते हैं, आपस में मिलान वगैरह करते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप का भाग होता है। कंप्लीशन टाइप जिसको अपन रिकॉल टाइप टेस्ट बोलते हैं, जो मेमोरी पे आधारित होता है, याददाश्त पे आधारित होता है, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट का भाग होता है। तो ये क्या जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो सही अप्रोप्रिएट आंसर देखोगे वो क्या होगा, प्रोग्नोस्टिक होगा। ठीक है, इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस चॉइसेस इज प्रोवाइड टू द स्टूडेंट्स, कि मल्टीपल चॉइस जो होते हैं उसमें सीधी सी बात है मल्टीपल चॉइस ही मिलती है। ठीक है, 3 4 5 ऑप्शन मिलते हैं, उनमें से किसी एक का क्या करना होता है, हमें चुनाव करना होता है। ठीक है, आगे देखो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यू टाइप टेस्ट। ठीक है, तो रिकॉग्निशन टेस्ट और रिकॉल टाइप टेस्ट। रिकॉल टाइप टेस्ट जो होता है इसको अपन कंप्लीशन टाइप टेस्ट बोल सकते हैं, जो मेमोरी पे आधारित होता है, और एक रिकॉग्निशन मतलब किसी चीज को पहचान वगैरह करना, दोनों के दोनों क्या होंगे, इसमें मान्य होंगे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट इन इंग्लिश। ठीक है, कौन कौन से हैं, तो क्या है इसमें, सिलेक्शन टाइप क्वेश्चन और एक क्या होते हैं, सप्लाई टाइप क्वेश्चन जो होते हैं, टेस्ट जो होता है, दोनों के दोनों ऑप्शन में दे रखे हैं। तो आपका अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो क्या होगा, 3 होगा, बोथ सिलेक्शन एंड सप्लाई। कि सिलेक्शन भी हो सकता है तो क्या हो सकता है, सप्लाई भी हो सकता है। ठीक है, सिलेक्शन टाइप क्वेश्चन जो होते हैं ना उसमें अलग अलग डिवाइड होते हैं। ठीक है, फ्री अल्टरनेटिव रेस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन जिसको 3 भागों में अपन तोड़ सकते हैं, यस और नो टाइप क्वेश्चन। ठीक है, ट्रू और फॉल्स वाले बोल सकते हैं। तो वैसे अपन क्या कर सकते हैं, ट्रू एंड फॉल्स, तो रॉन्ग और राइट, इस तरीके से इनका क्या होता है, डिवाइडेशन होता है। तो अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा इसका, 3 होगा। ठीक है, एतत् आकर्ण्य जीमूत वाहन अचिंत्यत, इस प्रकार सुनकर कि जीमूत वाहन ने चिंतन किया, अहो ईदृशम अमर पादपम प्राप्यापि, अहो ऐसा अमर पादप प्राप्त करके
पूर्वै पुरुषै पूर्व पुरुषों के द्वारा अस्माकं तादृशम फलम किमपि न प्राप्तम, हमारे द्वारा वैसा फल प्राप्त नहीं हुआ, किंतु केवलम कैश्चिद एव कृपणै कश्चिदपि अर्थे अर्थिते, केवल किसी कृपण के द्वारा कोई अर्थ अर्थित हुआ। तद अहम अस्माकं कल्पतरो अभिष्टम साधयामि, तद अहम तो इसके लिए मैं अस्मात् कल्पतरो इस कल्पतरो की अभिष्ट ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा साधयामि सिद्धि करता हूँ। इति इस प्रकार से कहा। एवं आलोच्य इस प्रकार कहकर सह पितु अंतिकम आगच्छत, वह पिता के अंतिकम पास आगच्छत आ जाता है। आगत्य च और आकर के सुखम आसीनम पितरम एकांते निवेदियत, सुख से आसीन पिता के पास एकांत में निवेदन किया कि तात तुम तो जानासी एव, कि पिताजी तुम तो जानते ही हैं, यस यदस्मिन संसार सागरे, इस संसार सागर में आ शरीर समस्त शरीर तक इदम सर्वम धनम वीचिवत चंचलम, यह धन एक वीचिवत की तरह चंचल है। एक है परोपकार एव अस्मिन संसारे, एक परोपकार ही संसार में अनस्वर है। यो जो युगांत पर्यंतम यश है प्रसूते, जो युग युगों तक यश फैलाने वाला है। तद अस्माभि ईदृश कल्पतरु किमर्थम रक्षीयते, तो फिर हमारे द्वारा ईदृश है ऐसे कल्पतरु को किमर्थम किस लिए रक्षा करनी चाहिए। यश्च पूर्व अयम मम इति आग्रहेण रक्षित है, तो बार बार मेरे द्वारा इसकी रक्षा की बात की जा रही है। ते इदानीम कुत्र गता, वे इस समय कहाँ गए। तेसाम कश्यायम, वो कैसे हैं। अस्य वा केते च, और वे कौन हैं। तस्मात् परोपकारी एक फल सिद्धये त्वद आज्ञया इदम इमं कल्पम पादपम आराधयामि। तस्मात् परोपकारी एक है, इसके चलते इस परोपकार का एक फल सिद्ध है सिद्धि के लिए। त्वद आज्ञया इमं, तुम्हारी आज्ञा के अनुसार, इमं कल्प पादपम आराधयामि, मैं इस कल्प पादप की आराधना करता हूँ। अथ इसके बाद पिता तथा इति अभ्यनुज्ञात है, पिता को इस बात का ज्ञान हुआ। सह जीमूत वाहन ने कल्पतरुम उपगम्य उवाच, वह जीमूत वाहन कल्पतरु के पास जाकर बोला कि देव हे स्वामी, त्वया अस्मत् पूर्वे शाम अभीष्टा कामा पूरितः, तुम्हारे द्वारा अस्मत् पूर्वे शाम, हमारे जो पूर्व में अभिष्ट लोग थे उनकी कामनाओं को पूरा किया गया। तत् मम एकम काम में पूरी है, तो फिर मेरे भी एक काम को पूरा करो। यथा पृथ्वी अदरिद्राम पश्यामि, कि मैं पृथ्वी को दरिद्र रहित देख सकूं। तथा करो तु देव, वैसा ही करो। इति ऐसा कहता है। एवं वादिनी जीमूत वाहने, इस प्रकार कहने के बाद जीमूत वाहन ने त्यक्तस्त्वया एसो अहम या तो अस्मि, कि त्यक्तस्त्वा त्याग करके एसो अहम या तो अस्मि, अब मैं जाता हूँ। इति वाक तस्मात् तरो उद्भूत, ऐसी बात या ऐसी वाणी उस तरु से बोला। अब यहाँ पर यह कह रहा है कस्मिन शब्दे उपसर्ग प्रकृति प्रत्यय संधि इति एसाम प्रयोगम भवति। ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग भी आया है, प्रकृति प्रत्यय भी आया है और संधि भी आई है। तो देखो अभ्य अनुज्ञात है, यहाँ पर हमको पढ़ना है अभि प्लस अनु प्लस ज्ञा प्लस कत। अगर हम कहीं प्रत्यय की बात करते हैं तो ये प्रत्यय आ गया, ये प्रत्यय हो गया। कहीं हम अगर प्रकृति धातु की बात करते हैं, क्योंकि धातु को ही प्रकृति कहते हैं, ये प्रकृति हो गई। और ये दोनों कौन हो गए, उपसर्ग हो गए। अब यदि हम कहीं यहाँ पर बात करते हैं अभ्यनुज्ञात में, तो संधि विच्छेद बन जाता है अभि प्लस अनुज्ञात है ना। तो यहाँ पर भी में से ई ले लिया गया, इससे ए ले लिया गया, ई का क्या बना दिया ये, और यहाँ पर कौन सी संधि सिद्ध हो जाती है, यण संधि। इसलिए इसका राइट आंसर ये पढ़ा जाए। इसके बाद अगला सवाल है कस्मिन वर्गे सप्तमी विभक्त्या प्रयोग न कर्तम, कौन से वर्ग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग नहीं किया गया। देखो यस्मिन और संसार सागरे, इन दोनों में सप्तमी है। अस्मिन और संसारे, इसमें भी सप्तमी है। पूर्वई पुरुषई में दोनों में तृतीया है। मम और अस्माकम में षष्ठी है। तो बराबर ये दोनों उत्तर हो जाएंगे। इसका कौन सा नहीं किया गया है, तो बराबर तीसरा और चौथा, यानी कि 3 और 4 कहाँ हैं, ये 3 और 4 बराबर इसका राइट आंसर ये होगा। प्रकृति प्रत्याधारेण असंगतम चिनुत, प्रकृति और प्रत्यय के आधार पर असंगत चुनिए। तो अर्थ प्लस कत बराबर अर्थित बिल्कुल बनता है।
पूर्व प्लस गत पूरितय बनता है, उप प्लस गम प्लस ल्यप उपगत्य बनता है, और आंग उपसर्ग के साथ गम धातु जुड़ने पर क्यप प्रत्यय नहीं बनता, क्योंकि क्यप प्रत्यय जो बनता है वो एति, स्तु, सास, विरी, दिरी और जुस है, इनके साथ में क्यप प्रत्यय जुड़ता है, इनके साथ में। तो बराबर इसका असंगत पूछा है, यही उत्तर हो जाएगा। लट लकारे उत्तम पुरुषे एक वचने शुद्ध रूपम भविष्यति। लट लकार होना चाहिए, प्रथम मध्यम और उत्तम पुरुष होना चाहिए। उत्तम पुरुष की बात कर रहा है, उत्तम पुरुष में भी एक वचन की बात कर रहा है। तो यहाँ पर हमको जो जानना है, लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, तो उत्तम पुरुष एक वचन में क्या आता है? आमी, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? आराध यामी। अगला प्रश्न है परोपकार इत्यस्य समास विग्रह भविष्यति। परोपकार का समास विग्रह होगा, तो देखो परोपकार परेशान उपकार, परेशान उपकार है, यानी कि दूसरों का जो उपकार है वही परोपकार है। मालिक नौकर पर क्रोध करता है, देखो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, क्रोध द्रुह है ना, ईर्ष्या और असूय। क्रोध, द्रुह, ईर्ष्या, असूय, अगर ये धातु आ जाती है तो यम प्रतीकोप है, इसमें पढ़ा जाता है यम प्रतीकोप है। यदि क्रोध धातु, द्रुह धातु, ईर्ष्या धातु आती हैं तो जिसके प्रति क्रोध किया जाता है, जिसकी प्रति उसमें चतुर्थी होती है। तो ये कह रहा है मालिक नौकर पर क्रोध करता है। किस पर क्रोध कर रहा है? नौकर पर। अब हमको देखना है यहाँ पर जिस पर क्रोध करता है वह कौन से विभक्ति होते हैं? चतुर्थी। तो यहाँ पर हमको चतुर्थी के लिए क्या है? स्वामी भृत्याय, इसमें चतुर्थी है, भृत्यात में पंचमी है, भृत्यम में द्वितीया है, और यहाँ पर भृत्येषु में सप्तमी है। तो ये आंसर गलत हो जाएंगे, इसलिए इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा? स्वामी भृत्याय क्रुध्यति। भृत्याय में चतुर्थी है, क्योंकि क्रोध किस पर हो रहा है? नौकर पर हो रहा है। अब अगला प्रश्न है श्रोतम श्रुतेन एवने कुंडलेन दानेन पाणी ने तु कंगनेन विभाति काय करुणापराणाम परोपकारेण चंदनेन। कवि कोकिलय वाल्मीकि विरचिता रामायण रमणीय कथा अतीव सरला मधुर मंजुला नैव क्लिष्टा नैचे कठिना। ये इन्होंने कहा है ना। अब यहाँ पर हमको पढ़ना है, एक सवाल और छूटा है, जिस सवाल को हम जानते हैं लोकहितम मम करनियम। ये लोकहितम मम करनियम जो रचना है, लोकहितम मम करनियम रचना है। लोकहितम, लोक का हित करना चाहिए, लोकहितम मम करनियम, मेरे द्वारा लोक का हित करना चाहिए। ये जो है श्रीधर भास्कर की द्वारा लिखी गई रचना है। यहाँ पर हमको जानना है कि श्रोतम श्रुतेन एवने कुंडलेन दानेन पाणिन तु कंगनेन विभाति काय करुणा पराणाम परोपकारेण नई चंदनेन। कवि कोकिलय वाल्मीकि विरचिता रामायण रमणीय कथा अतीव सरला मधुर मंजुला नैव क्लिष्टा नैचे कठिना। श्रोतम श्रुतेन एव न कुंडलेन, कानों की शोभा। श्रोतम श्रुतेन एव का, श्रोतम कान को कहा है, कानों की शोभा वेदों को, श्रुत वेद को कहा है। कानों की शोभा वेदों को सुनने से होती है, कुंडलेन ने कुंडल पहनने से नहीं। दानेन पाणी, पाणी हाथों की शोभा दान देने से होती है, कंगन पहनने से नहीं। और विभाति काय करुणा पराणाम, यानी कि शरीर की शोभा दूसरों के ऊपर करुणा करने से होती है, परोपकारेण परोपकार करने से होती है, न तो चंदनेन चंदन लगाने से नहीं। कवियों में कोकिल वाल्मीकि के समान जो हैं उनके द्वारा रामायण की रचना की गई। रामायण एक रमणीय कथा है जो कि अतीव सरल है, मधुर मंजुला है, न एव क्लिष्टा, ना कठिन है, न च कठिना, नहीं कठिन है। ये रामायण की विशेषता हो गई। रामायण की विशेषता क्या हो गई? अतीव सरला, अतीव सरल है, मधुर मंजुला है, नैव क्लिष्टा, कठिन नहीं है, नेचे कठिना, क्लिष्ट भी नहीं है, कठिन भी नहीं है। और कवि कोकिल, कवियों में जो कोयल के समान हैं वो कौन है? वो वाल्मीकि हैं। कवियों में कोयल के समान वाल्मीकि को कहा है, ये रामायण से बताया गया है। रामायण में अधोलिखितेषु अव्यय पदस्य चयनम कुरुत, नीचे लिखे में से अव्यय पद का चयन करो। सरला अव्यय नहीं है, कथा अव्यय नहीं है, विरचिता अव्यय नहीं है, अतीव अव्यय है,
ऊपर युक्तम लिखितम प्रथम पदांश से कै छंद है प्रयुक्तम। यहाँ पर जो ऊपर ये लिखा हुआ है इसमें कौन सा छंद है? 1 नंबर पे जो लिखा हुआ है ना, प्रथम पदांश से, पहले पदांश में। पहले पदांश में कौन से छंद की बात की जा रही है? तो देखो ये गुरु हो गया और ये भी गुरु हो गया और ये यहाँ पे लघु हो गया। यहाँ पर गुरु, गुरु और लघु हो गया और यहाँ पर ये लघु और ये गुरु और ये लघु हो गया। तो ये गुरु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु और ये लघु गुरु लघु, बराबर यहाँ पर अंतर आ गया। तो जब यहाँ पर 11 वर्ण हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 वर्ण बैठ रहे हैं और इसमें समानता है, यहाँ पर असमानता आ गई। ये लघु, ये गुरु, ये लघु, इसमें ये दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे हैं, तो बराबर ये स्थिति जो बनती है वो बनती है उपजाति की। अब अगला प्रश्न है कवि कोकिल इत्यस्य समास विग्रह भविष्यति, यानी कि कवि कोकिल, कवियों में कोयल। तो कवियों में कोयल है तो कवि सुकोकिल है, यानी कि कवियों में कोयल, कवि सुकोकिल है, कवियों में कोयल बन जाएगा। कवियों में जो कोयल है वो कौन है? वाल्मीकि हैं। वागर्था विव संपृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगत पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। यहाँ पर जो अलंकार पढ़ाया गया है, यहाँ पर वागर्था विव में, पार्वती परमेश्वरौ में और वागर्था प्रतिपत्तये में, वह अलंकार है उपमा। यहाँ पार्वती परमेश्वर की उपमा वाणी और अर्थ के साथ दी गई है। रामायण रमणीय कथा इत्यत्र रामायण से विशेषणम पदम किम। रामायण रमणीय कथा, रामायण एक रमणीय कथा है, यहाँ पर रामायण का विशेषण छांटना है। तो अभी मैं बात कर रहा था रामायण के विशेषण सरला भी है, रामायण मधुर मंजुला भी है और नैव क्लिष्टा नीचे कठिन, ना तो कठिन है ना सरल है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वे। ये सभी रामायण की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न जानते हैं कि विवृतम वर्णम अस्ति। तो विवृत वर्ण कौन है? स्वर, क्योंकि विपरीतम स्वराणाम, विपरीतम स्वराणाम, यानी कि जो स्वर हैं वो विपरीत हैं। अगला सवाल है चतुर्दश माहेश्वरी सूत्रेषु कति वर्णानाम संज्ञा भवति। 14 माहेश्वरी सूत्रों में कितने वर्णों की संज्ञा होती है? तो 15 वर्णों की होती है। जैसे कि हम जानते हैं ए ई उ ने, री लिरी क, ए ओंग, आई औ च, है ये व रे टे ले न, अ म न न म। और कोई भी लिख दीजिएगा, है ये वैरटे लण यम गमनम झे भे, कुछ भी लिख दीजिएगा, झे भे ए समझने के लिए। अब इन्होंने कहा कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इस न की, कै की, ङ की, च की, ट की और न की, इस प्रकार से जो ये 14 वर्ण हैं, ये वर्ण तो कितने हो गए? 14। ए ई ऊणे री लिरी क आदि, ये वर्ण तो कितने हो गए? 14 प्लस ये जो आप यहाँ पे लण देख रहे हैं ल, ये ल में ए और ये न, ये देख रहे हैं, तो ये तो इसमें आ गया। ऐसा माना जाता है कि जब ये शिव के डमरू से वर्ण निकले थे तो ये जितने भी व्यंजन थे तो लण माहेश्वरी सूत्र को छोड़ करके सभी में स्वर नहीं थे। बराबर ऐसा माना जाता है कि इनके अंदर स्वर नहीं थे, इनके अंदर स्वर नहीं थे, जितने भी व्यंजन वाले माहेश्वरी सूत्र पढ़े गए हैं। लेकिन एक माहेश्वरी सूत्र ऐसा था लण, जिस लण में ए में स्वर था, ए स्वर था लण में ए, तो बराबर लण में ए, इस ए की इत संज्ञा प्रत्याहार सिद्धि के लिए इन्होंने कर दी, तो एक ये आ गया। कितने हो गए? 15। जिसके लिए एक परिभाषा पढ़ी गई है उस परिभाषा का नाम है लण मध्य, लण मध्य त्वित संज्ञकम, त्वित संज्ञकम, ये एक परिभाषा पढ़ी गई है। इसका कहने का मतलब है कि ये जो लण प्रत्याहार है, इस लण प्रत्याहार के मध्य में ये ल और ल में ए और ये न,
लण प्रत्याहार के मध्य में जो ये ए आया है, इस ए वर्ण की कौन सी संज्ञा हो जाएगी? इस ए वर्ण की इत संज्ञा हो जाएगी। तो 14 और 1 15, 15 वर्णों की इत संज्ञा होती है। अगला प्रश्न पढ़ा है असत्यम चुनोत, असत्य चुनिए। देखिएगा ये 7 का अंक है और ये 2 का अंक है, ये बन गए 72, तो द्विवी सप्तती को कहते हैं। ये 4 का अंक है, ये 2 का अंक है, इसको कहते हैं 42। 42 की संस्कृत होती है द्वा चत्वारिंशत्, दोनों सही हैं। ये 3 का अंक है, ये 9 का अंक है, तो इस 39 को कहते हैं एकोन चत्वारिंशत्। ये 9 का अंक है, ये भी 9 का अंक है, तो यहाँ पे होना चाहिए था 99, यानी कि 99 होना चाहिए, ये 99 ये होना चाहिए, ठीक है ना। अब इसके लिए 99 नवती होता तो ये सही होता, लेकिन यहां पर क्या लिख दिया गया? एकादश। एकादश हो गया, एकादश का मतलब होता है 11, इसलिए 99 के आगे 11, 42 ये सही है, ये सही है, और इसकी भी संस्कृत सही है, ये गलत है और ये गलत है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 4 ही हो जाएगा। खाली जगह हम कह रहे हैं अर्थम अनुसृत्य शब्दम अन्विष्णम भवति। तो देखो भाषण में पहले अर्थ ढूंढा जाता है और पठन में पहले पढ़ा जाता है, उसके बाद अर्थ ढूंढा जाता है। तो भाषण और पठन यहाँ पर हमको पढ़ना है, भाषण और पठन। भाषण में अर्थम अनुसृत्य, अर्थ का अनुसरण करके शब्द ढूंढा जाता है। भाषण देते समय पहले अर्थ ढूंढोगे, उसके बाद में बोलोगे, परम लेकिन पठन में यहाँ पर पठन करोगे तो पठन में पहले शब्द को पढ़ोगे, पश्चात अर्थान्वेषणम भवति, पीछे अर्थ को ढूंढोगे। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगली बात आती है हरवर्टीय पंचपदी विधियानुसारम। हरवर्टीय पंचपदी विधि के अनुसार खाली जगह सोपानेन सह नवीन पाठस्य शिक्षणम प्राप्यते। सोपान के साथ नवीन पाठ प्रारंभ किया जाता है या शिक्षण किया जाता है। इसके बाद हमको आगे जो पढ़ना है उसका उत्तर देना है। हरवर्टीय पंचपदी विधि के अनुसार विषयोपस्थापनम, विषयोपस्थापनम सोपान के साथ नवीन पाठ का प्रारंभ किया जाता है। अगला प्रश्न हमको जानना है मूल्यांकन विधौ मूल्य निर्धारणम भवति। मूल्यांकन विधौ, मूल्यांकन विधि में खाली जगह मूल्य निर्धारणम भवति, मूल्य निर्धारण होता है। तो मूल्यांकन विधि में ज्ञात विषय सामग्री का मूल्य निर्धारण होता है। उद्देश्य निष्ठ शिक्षण से एकम महत्वपूर्णम सोपानम अस्ति, यानी कि उद्देश्य निष्ठ शिक्षण का एक महत्वपूर्ण सोपान है, तो वो कौन है? मूल्यांकन। मूल्यांकन उद्देश्य निष्ठ शिक्षण का एक महत्वपूर्ण सोपान माना है। मदर मेथड इत्यस्य ऊपरी आधारित विधि, मदर मेथड के ऊपर जो आधारित विधि है उस विधि का नाम क्या है? प्रत्यक्ष विधि है। अगला प्रश्न जानते हैं भाषा शिक्षण से महत्वपूर्ण वैशिष्ट्यम अस्ति। भाषा शिक्षण का जो महत्वपूर्ण विशेषता है वह है, भाषा शिक्षण का महत्वपूर्ण जो विशेषता है वो शुद्धोच्चारण माना गया है। वाग रूपम एव भाव प्रकटनम भाषणम कथ्यते, वाणी के रूप में भावों को प्रकट करना भाषण कहलाता है। प्रश्न पत्र निर्माण पूर्वम, प्रश्न पत्र निर्माण से पूर्व नील पत्र का होना जरूरी होता है। प्रश्न पत्र निर्माण पूर्वम, प्रश्न पत्र निर्माण से पूर्व नील पत्र निर्माणम आवश्यकम, नील पत्र निर्माण करना आवश्यक होता है। शिक्षक पाठस्य स्पष्टीकरणाय सम्यक अवबोधनाय च गद्यांशेन संबद्ध सरल प्रश्नान छात्रान पृच्छेत। शिक्षक पाठ का स्पष्टीकरण करने के लिए, सम्यक अवबोधनाएं सही बताने के लिए गद्यांश के साथ, गद्यांश से संबंधित जो सरल प्रश्न होते हैं उन सरल प्रश्नों को छात्रों को पूछना चाहिए। अगला प्रश्न है हरवर्टीय विधौ प्रस्तुतिकरणम, कौन सा सोपान है? हरवर्टीय विधि में प्रस्तुतिकरण करना कौन सा सोपान है? तो प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरणम, प्रस्तुतिकरणम द्वितीय सोपान है। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरणम, तुलना और सामान्य प्रयोग। फिर कहीं अगला सवाल बनता है संग्रहालय भित्ति चित्राणि भवन्ति, संग्रहालय और भित्ति चित्र होते हैं, तो संग्रहालय और भित्ति चित्र दृश्य साधनों में गिने जाते हैं। सर्वेषां शिक्षणम कौशलानां केंद्र बिंदु अस्ति, समस्त
शिक्षण कौशलों का जो केंद्र बिंदु होता है वह होता है प्रस्तावना कौशल। त्रिभाषा सूत्र अंतर्गते गणना भवती। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत गणना होती है। मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा की होती है, हिंदी भाषा की होती है, आंग्ल भाषा की होती है, तो उत्तर सर्वे आ जाएगा। 9वीं कक्षा या रोहन अधिगम ने प्राप्त होती। प्रश्न कह रहा है कि 9वीं कक्षा का रोहन अधिगम नहीं कर रहा है। अध्यापकम भूतवा, अध्यापक हो करके भवान आप क्या करोगे। 9वीं कक्षा का रोहन अधिगम प्राप्त नहीं कर रहा है, सीख नहीं रहा है, अध्यापक होकर आप क्या करोगे। रोहन यानी कि छात्र का जो पारिवारिक परिवेश है उसका ज्ञान प्राप्त करेंगे कि ये कौन से परिवेश से है। निदानात्मक उपागम ज्ञास्यति, यानी कि उस बच्चे के विषय में निदानात्मक ज्ञान प्राप्त करेंगे, उसकी कमजोरियों का पता लगाएंगे, क्यों नहीं सीख रहा है। और कमजोरियों का पता लगाने के बाद उपचारात्मक उपागम ज्ञास्यति, यानी कि उपागम को जानेंगे क्या कि इस बच्चे की इस कमी को दूर कैसे किया जा सकता है और उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। बराबर इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, सर्वे। शिक्षणम शब्दे मूल धातु किम, शिक्षण शब्द में मूल धातु कौन सी है, तो शिक्षण शब्द में मूल धातु शिक्ष होती है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है। तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है 21 जून होता है। कौन सा होता है, 21 जून। 21 जून छोटा क्यों होता है, क्योंकि उस समय जो सूर्य उत्तरायण के अंदर होता है, तो उत्तरायण में सूर्य होने के कारण उत्तरी गोलार्ध के अंदर दिन बड़े और रातें छोटी होती है, और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर आप देखोगे तो दिन छोटे होंगे और रातें बड़ी होगी। तो सबसे छोटा दिन जो होता है वो 21 जून का होगा। नेक्स्ट देखिए, भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान का कोणीय दूरी क्या कहलाती है। तो आपने देखा होगा भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में जाने पर जो भी अक्षांश या उत्तर दक्षिण दिशा में किसी भी स्थान से जो कोणीय दूरी है वो क्या कहलाती है, वो अक्षांश कहलाती है। क्या कहलाती है, अक्षांश कहलाती है। नेक्स्ट देखिए, ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की जो प्रकृति कैसी होती है। तो आप देखते हो कि भूमध्य रेखा से ऊपर या नीचे किसी भी उत्तरी या दक्षिण ध्रुव में जाओगे तो क्या होगा, इनकी जो साइज है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो ये घटता है। नेक्स्ट देखिए, उगमाज का संबंध किस ख्याल से है। क्वेश्चन नंबर 94 को देखिए। उगमाज का संबंध जो है ये उगमाज नहीं है, उगमराज है। क्या है, उगमराज का संबंध जो है कुचामनी ख्याल से है। किससे है, कुचामनी ख्याल से संबंधित है, ये उगमराज है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में सवाना तुल्य जलवायु कहाँ मिलती है। क्वेश्चन नंबर 95 में सवाना तुल्य, तो सवाना तुल्य का मतलब क्या हुआ कि बांसवाड़ा वाले क्षेत्र के अंदर क्या मिलेगी आपको, सवाना तुल्य जलवायु मिलती है। नेक्स्ट देखिए, कोपेन के अनुसार अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। कोपेन का जो वर्गीकरण है उसके अनुसार आपको देखना है कि अंडमान निकोबार का जो जलवायु है वो किसके अंतर्गत आता है। तो 96 के अंदर आप देखोगे कोपेन के अनुसार AMW जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखिए, विश्व में मछली पालन की अनुकूलतम दिशाओं में किस जलवायु प्रदेश में मिलती है। विश्व में मछली पालन की अनुकूलतम जो दशाएं हैं वो किस जलवायु प्रदेश के अंदर मिलती है। चीनी तुल्य जलवायु प्रदेश, यूरोपीय तुल्य, टैगा तुल्य या लॉरेंसिया तुल्य जलवायु प्रदेश। तो अगर हम बात करते हैं विश्व के संदर्भ में मछली पालन की, तो लॉरेंसिया तुल्य जलवायु कटिबंध के अंतर्गत मछली पालन का सबसे अनुकूलतम दशाएं होती है। नेक्स्ट आप देखोगे, जीवाणु, दीमक, केंचुए को सम्मिलित किया जाता है। तो जीवाणु है, दीमक है, केंचुआ है, ये किसका कार्य करते हैं, अपघटक के रूप में कार्य करते हैं। तो इसका आंसर जो होगा बी सही होगा। नेक्स्ट देखिए, इंदिरा गांधी नहर की कौन सी लिफ्ट नहर जो है नागौर जिले में सिंचाई के लिए जल
उपलब्ध करवाती है। कहाँ का पूछा है, कौन सा जिला पूछा है, नागौर पूछा है। तो नागौर के अंदर आप देखोगे पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर जो है सिंचाई के लिए जल उपलब्ध करवाती है। नेक्स्ट देखिए, मिश्रित लाल व काली मिट्टी में किन अक्षों की पर्याप्तता पाई जाती है। मिश्रित लाल व काली मिट्टी में आप देखोगे तो पोटास के अंशों की अधिक मात्रा होती है। नेक्स्ट देखिए, निम्न जिलों में राजस्थान का अधिक जलवायु वृद्धि दर वाला जिला है। बांसवाड़ा, पाली, जोधपुर और बूंदी। अगर हम बात करते हैं तो इन जिलों के अंदर सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है वो जोधपुर है। कौन सा है? जोधपुर है। नेक्स्ट देखिए, पशुओं के शरीर पर विविध प्रकार के आकृतियाँ बड़े कलात्मक दाग किए जाते हैं। ये दाग क्या कहलाते हैं? मेहंदी, गोदना, पाने, गोडलिया। क्वेश्चन नंबर 102। तो इसको हम क्या कहेंगे? गोडलिया कहेंगे। जबकि मेहंदी है, गोदना है, ये मानव शरीर पे लगाए जाते हैं। पाने जो होते हैं वो क्या होते हैं? पेपर के ठप्पे टाइप होते हैं। नेक्स्ट देखिए, राजपीपला, ग्वालीगढ़, महादेव, मैकाल किस पर्वतमाला की शाखाएं हैं? विंध्याचल, अजंता, सतपुड़ा और नीलगिरी की पर्वत श्रेणियां। तो इसके अंदर आप देखोगे ये सतपुड़ा पर्वतमाला की क्या है? शाखाएं रही है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय मृदाओं में सबसे अधिक प्रतिशत पर मिलती है एंटीसॉल, एसेप्टिसॉल, अल्फासॉल और वर्टिसॉल। सबसे अधिक क्या मिलेगी इसके अंदर? तो एंसेप्टिसॉल्स मिलती है सर्वाधिक। नेक्स्ट देखिए, खैर, तेंदु, डाक, बांस वनस्पति किन प्रदेशों में मिलती है? क्वेश्चन नंबर 105 की अगर हम बात करते हैं तो ये शुष्क सागवान वन के अंतर्गत आती है। खैर है, तेंदुपत्ता है, ढाक है, बांस जैसी वनस्पति है, शुष्क सागवान वनों में मिलती है। इसके अलावा देखिए, सुरजन, अहमद अली, रामलाल, श्री कृष्ण, साधु राम किस चित्र शैली से संबंधित प्रमुख चित्रकार रहे हैं? तो सुरजन है, अहमद है, रामलाल है, श्री कृष्ण है, साधु राम है। ये बूंदी चित्र शैली से संबंधित है। और आपको विदित है कि बूंदी चित्र शैली जो है पशु पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है या पशु पक्षियों वाली सर्वाधिक चित्रण वाली शैली कहलाती है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? तो बंगाल के जो पाल शासक धर्मपाल है उन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया। और ये वर्तमान में आप देखोगे बिहार के कौन से स्थान पर है? भागलपुर पर है। भागलपुर जो जिला है वहाँ पर है। तो किसके द्वारा स्थापित? धर्मपाल के द्वारा, जो बौद्ध धर्म का शिक्षा का क्या रहा है? प्रमुख केंद्र रहा है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म का केंद्र रहा है। नेक्स्ट देखिए, दक्षिण भारत में सिस्ती संप्रदाय का प्रमुख केंद्र जो है गुलबर्ग है। कर्नाटक का कौन सा स्थल? गुलबर्ग बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र रहा है। यहाँ शेख बहाउद्दीन गरीब के द्वारा दक्षिण में इसका सिस्ती संप्रदाय की स्थापना की गई। और गैसुदराज जो है दक्षिण का प्रमुख सिस्ती संत था, जिन्होंने दक्षिण के अंदर इस सिस्ती संप्रदाय को लोकप्रिय बनाया। निम्न में से असंगत है। एक तरफ स्थल दे रखा है, दूसरी तरफ प्राचीनतम नाम है। तो जावा को यवद्वीप के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है। थाईलैंड को श्याम के नाम से ही जाना जाता है। कंबोडिया को फुन्नान या कंबोज भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कंबोज। तो कंबोडिया का चाइनीज नाम फुन्नान है। सुमात्रा को बलकपुर नहीं कहते हैं, सुमात्रा के लिए
किस शब्द का प्रयोग हुआ है? स्वर्णद्वीप शब्द का प्रयोग हुआ है। किस शब्द का? स्वर्णद्वीप। जबकि बाल्कपुर बोर्नियो को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बाल्कपुर बोर्नियो द्वीप को कहा जाता है। तो इसका असंगत क्या है? सुमात्रा। नेक्स्ट देखिए, फाउंडेशन ऑफ मेथड्स पुस्तक में कैलपैट्रिक कितने प्रकार के प्रोजेक्ट को उल्लेख करता है? क्वेश्चन नंबर 110 के अंदर आप देखोगे फाउंडेशन ऑफ मेथड पुस्तक में कैलपैट्रिक ने 4 प्रकार के प्रोजेक्ट का क्या किया है? उल्लेख किया है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला उत्खनन स्थल जो है 1921 के अंदर कौन सा है? हड़प्पा स्थल है। कौन सा स्थल है? हड़प्पा स्थल है, जो रावी नदी के कौन से तट पर है? बाएं तट पर है। कौन से तट पर है? बाएं तट पर है। और 1921 में किसने? दयाराम साहनी के द्वारा जॉन मार्शल के निर्देशन में इसका खोज व उत्खनन करवाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, दक्षिण भारत में स्थित महाजनपद कौन सा है? तो दक्षिण का एकमात्र महाजनपद जो है अस्मक, उसकी राजधानी कौन सी है? पोटन है। और ये दक्षिण का एकमात्र महाजनपद जो है गोदावरी नदी के तट पर विकसित था। और ये अस्मक जो है महाराष्ट्र के अंतर्गत विस्तृत था। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला चंद्रगुप्त द्वितीय था, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इसका जो समय है 380 ईस्वी से लगाकर 412 ईस्वी का समय है। और इसके काल को गुप्त काल और भारत के प्राचीन भारतीय इतिहास का क्या कहते हैं? स्वर्ण युग कहते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास का पहला युग स्वर्ण के रूप में गुप्त काल को देखोगे तो राजा का नाम पूछेंगे तो विक्रमादित्य के नाम को बताओगे, अर्थात चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और इसके काल को हम क्या कहेंगे? स्वर्णिम युग कहेंगे। हल्दी घाटी युद्ध के बाद अकबर द्वारा महाराणा प्रताप पर किए गए अभियानों का नेतृत्व का क्रम बताइए। तो सबसे पहले हल्दी घाटी के बाद अकबर आता है। अकबर के बाद में कौन आया? शाहबाज खां 3 अभियान करता है और शाहबाज खां ने कुंभलगढ़ को जीत लिया था। उसके बाद अब्दुल रहीम खान खाना आता है और फिर सुल्तान खां आता है। सुल्तान खां को दिवेर के युद्ध के अंदर अमर सिंह पराजित करते हैं। और आप देखोगे अकबर का सबसे अंतिम अभियान 1584 में किसके द्वारा? जगन्नाथ कछुआ के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? जगन्नाथ कछुआ के नेतृत्व में होता है। जगन्नाथ कछुआ के नेतृत्व में। तो इसमें सही आंसर जो होगा वो सेकंड होगा। नेक्स्ट देखिए, चैतन्य महाप्रभु का संबंध कहाँ से है? तो चैतन्य महाप्रभु का संबंध जो है बंगाल से है। नेक्स्ट देखिए, अशोक के धम्म की परिभाषा किस स्तंभ से मिलती है? परिभाषा के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो द्वितीय के अंतर्गत है। द्वितीय में अशोक कहता है धम्म की छू कि धम्म क्या है, और फिर आगे जाकर वो 7वें स्तंभ के अंदर इसको 7वें शिलालेख में इसको क्या करेगा? परिभाषित करता है। तो यहाँ 7वां ऑप्शन नहीं होने के कारण इसको हम क्या मानेंगे? द्वितीय मानेंगे। नेक्स्ट देखिए, किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव प्रणाली का सर्वप्रथम विवेचन किया था? क्वेश्चन नंबर 117 के अंदर अगर हम गणितीय दशमलव प्रणाली का सर्वप्रथम विवेचन की बात करते हैं तो आर्यभट्ट की देन है। तो आर्यभट्ट का जन्म स्थान जो है कुसुमपुर है। कहाँ का है? कुसुमपुर है। कुसुमपुर पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम है। तो ये आर्यभट्ट गुप्त काल के अंदर एक महान गणितज्ञ होता है। इन्होंने आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ लिखा। इसके अलावा इन्होंने पाई का मान दिया। त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है। दशमलव का वैज्ञानिक विश्लेषण किया, अर्थात इसका वैल्यू बताई कि किसी भी अंक के आगे 0 लग जाने से उसकी वैल्यू जो है 10 गुना बढ़ जाती है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री
महाद्वीपों के आनुपातिक क्षेत्र और आकार को दर्शाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 118 के अंदर अगर हम बात करते हैं तो महाद्वीपीय साहित्य सामग्री की अनुपातिक क्षेत्र की बात करोगे तो सबसे उपयुक्त क्या रहेगा? ग्लोब रहेगा। दुर्गादास राठौड़ ने राजस्थान की किस रियासत की रक्षा के लिए औरंगजेब से लंबे समय तक संघर्ष किया था? मारवाड़। क्योंकि मारवाड़ का शासक कौन होता है? जसवंत सिंह होता है। जसवंत सिंह की मृत्यु काबुल के अंदर जमरूद स्थान पर हो जाती है। जमरूद काबुल में पड़ता है। कब हुई? 1678 ईस्वी में। तब औरंगजेब ने कहा कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया। ठीक, और मारवाड़ को खालसा घोषित कर दिया जाता है। तो औरंगजेब के विरुद्ध दुर्गादास राठौड़ 30 वर्षों तक लंबा संघर्ष लड़ता है और जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह को जोधपुर का शासक बनवाने का प्रयास करेगा। तो ये दुर्गादास जो है अपनी स्वामी भक्ति और हाजिर जवाबी के लिए जाना जाता है। इसको मारवाड़ का या राठौड़ों का यूल्सिस के नाम से पुकारा जाता है। 1857 की क्रांति को पूर्व योजना के अनुसार किस समय में एक साथ विद्रोह शुरू करना तय किया गया था? तो 31 मई 1857 को संपूर्ण भारत के अंदर बहादुर शाह जफर के नेतृत्व के अंदर क्या होगा? क्रांति की शुरुआत की जाएगी पूरे भारत में एक ही दिन। लेकिन हुआ क्या? क्रांति 10 मई 1857 को समय से पहले ही मेरठ की छावनी से हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से असंगत घटना बताती है। एक तरफ घटना है, दूसरी तरफ वर्ष है। तो चोरा चोरी कांड जो होगा वो 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चोरा चोरी स्थान पर क्रांतिकारियों ने क्या कर दिया था? पुलिस थाने में आग लगा दिया था, जिससे कितने लोग 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल जाते हैं, जिससे गांधी जी आहत होते हैं और असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। तो पहला तो सही है। दूसरा देखिए, व्यक्तिगत आंदोलन 1940। तो व्यक्तिगत आंदोलन या पर्सनल मूवमेंट गांधी के नेतृत्व में 1940 में ही होता है, ये भी संगत है। नेक्स्ट देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1920, ये गलत है। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी के नेतृत्व में 1923 में शुरू होगा, जो हम जनरली दांडी मार्च या नमक कानून उल्लंघन के रूप में पढ़ते हैं। तो साबरमती आश्रम से गांधी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ में दांडी तक की यात्रा की और वहां पर पहुंचकर नमक को अपने हाथ में लेकर नमक कानून को तोड़ा। इसी के साथ ही ये सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या हो जाता है? शुरू हो गया था। साइमन कमीशन का भारत आगमन तो 3 फरवरी 1928 को ये भारत आता है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये सही है, लेकिन सी गलत है, ये ध्यान रखना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1920 में न होकर 1930 में होगा। नेक्स्ट देखिए, लंदन में 1866 में किसने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया था? तो लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया जाता है। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक आदर्श गांधीवादी सत्याग्रही का लक्षण नहीं था? तो इसके अंदर आप देखोगे संपूर्ण रूप में शांत, ये भी है, सत्यवादिता है, नितांत भयरहित से, इसके अलावा अविवाहित, ये सत्याग्रही का आदर्श लक्षण नहीं है। नेक्स्ट देखिए, सूची 1 व 2 में क्या करना है? संकेतांक का प्रयोग करके सही उत्तर देना है। अर्थात इसकी एक तरफ तो राइटर है, दूसरी तरफ उनके द्वारा लिखी गई कृति है, तो उसका मिलान करना है। नेक्स्ट देखो आप, अश्वघोष। अश्वघोष के द्वारा क्या लिखा गया? बुद्ध चरित्र लिखा गया। भारवी ने कीर्तार्जुनीयम ग्रंथ लिखा। माघ ने संस्कृत का शिशुपाल वधम लिखा और संध्याकार नंदी ने रामचरित लिखा। तो इसमें
कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें 3, 1, 4 और 2 सेकंड ऑप्शन सत्य है। नेक्स्ट देखिए, सुमेलित करना है। एक तरफ तो गहना दे रखा है और दूसरी तरफ अंग दे रखा है कि किस अंग में कौन सा गहना पहना जाता है। तो आप देखिए इसमें सत्य क्या है, तो एक से ही पकड़ में आ जाएगा। आप ठुसी पहनते हो कंठ के अंदर अर्थात गले में पहनते हो, पीपल पत्रा जो है कान में पहनते हो, दामना जो है वो आप कहाँ पहनते हो? दामना अंगुली में पहनते हो, और बोरला कहाँ पहनते हो? सिर में पहनते हो। तो पहला ही इसका सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिए, अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई है? क्वेश्चन नंबर 126 की अगर हम बात करते हैं तो पद पर रहते हुए 3 प्रधानमंत्रियों की क्या हुई है? मृत्यु हुई है। नेक्स्ट देखोगे आप, निम्न में से कौन अपने पद पर रहते हुए उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है? क्वेश्चन नंबर 127। तो इसके अंदर राष्ट्रपति अपने पद पर रहते हुए उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, उपराष्ट्रपति लड़ सकता है और राज्य का राज्यपाल लड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 127 का 4th ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिए, मूल अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित निर्णय का कालक्रम सुनिए। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ विवाद, एक के गोपालन बनाम मद्रास राज्य। क्वेश्चन नंबर 128। इनका क्रोनोलॉजी बताना है कि सबसे पहले कौन सा आया, उसके बाद में कौन सा आता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो 3rd होगा। सबसे पहले एक के गोपालन बनाम मद्रास राज्य आता है, उसके बाद में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, उसके बाद केशवानंद भारती बनाम केरल, देन उसके बाद मिनर्वा मिल्स बनाम भारतीय संघ विवाद आया। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित किया जाता है। संसद का दोनों सदनों का संयुक्त आयोजन कब किया जाता है? एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिन पर दोनों सदनों में मतभेद हो, ठीक है, तो तब बुलाया जाता है। तो केवल इसके अंदर 4 ही सही होगा। नेक्स्ट देखिए, सुमेलित करना है। पतंग महोत्सव, थार महोत्सव, जोड़वाड़ का मेला, ग्रीष्म व शरद महोत्सव। क्वेश्चन नंबर 130 के अंदर आप देखोगे तो पतंग महोत्सव की अगर हम बात करते हैं तो पतंग महोत्सव होता है जयपुर के अंदर, थार महोत्सव होगा बाड़मेर के अंदर, और गोड़वाड़ का मेला है, ये जोड़वाड़ नहीं है, क्या है? गोड़वाड़ है। गोड़वाड़ का मेला पाली में होगा। ग्रीष्म और शरद महोत्सव जो है माउंट आबू में है। तो इसका सी ऑप्शन सही है। अब आगे देखोगे, वीवीपैट का इस्तेमाल सबसे पहले किस चुनाव में हुआ था? तो कहाँ के चुनाव में सबसे पहले वीवीपैट का प्रयोग किया गया था? तो सबसे पहले वीवीपैट का जो पहली बार प्रयोग होगा वो नागालैंड के चुनाव में होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी शक्ति मुख्यमंत्री के पास नहीं होती है? क्वेश्चन को ढंग से देखिए और उसके बाद आंसर दीजिए। तो नहीं पूछा है, तो इसके अंदर आप राज्यपाल उन्हीं लोगों को मंत्री बनाता है जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री करता है, बिल्कुल सत्य है। मुख्यमंत्री सभी मंत्रियों के विभागों में फेरबदल करता है, बिल्कुल। वह राज्यपाल के माध्यम से विधानसभा को विघटित कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। राज्य के उच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश करता है, यही असंगत है। क्वेश्चन नंबर 132 में 4 जो है वो सीएम की नियुक्ति नहीं, सिफारिश सीएम की शक्ति नहीं है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालक कौन होता है? गवर्नर ही होता है। राज्यपाल ही यहाँ पर राष्ट्रपति
जैसी शक्तियों का इस्तेमाल करता हुआ गवर्नर जो होगा वो क्या होगा, राज्य का प्रमुख हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में जैनों का सबसे बड़ा मेला लगता है। जैनों का सबसे बड़ा जो मेला होगा वो कहाँ होता है, श्री महावीर जी करौली के अंदर। नेक्स्ट देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो सबको विदित है कि न्यायिक भाषा के रूप में अंग्रेजी को ही स्वीकार किया जाता है, क्योंकि संविधान की मूल भाषा अंग्रेजी है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान की दूसरी मीरा किसे कहा जाता है। तो राजस्थान की दूसरी मीरा रानी बाई को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, राणा बाई या रानी बाई को कहा जाता है। विधानसभा के प्रत्येक सदस्य कम से कम कितनी जनसंख्या प्रतिनिधित्व करते हैं, अर्थात कितनी जनसंख्या होने पर क्या विधानसभा का सदस्य होता है एक, या कितने जनसंख्या पर एक विधानसभा की सीट तय की जाती है। तो इसका कम से कम 75,000 जनसंख्या होगी तब एक विधानसभा सीट निश्चित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन ये कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 138 के अंदर आप देखोगे 13वां संविधान संशोधन जो है ये कहता है कि 1/3 सीटें महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में होना आवश्यक है। बैंकों को अपनी कुल संपत्ति का एक न्यूनतम अनुपात नकद के रूप में होता है, उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 के अंदर इसको हम CRR क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, CRR कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा कार्य वाणिज्यिक बैंकों से संबंधित नहीं है। विदेशी विनिमय भंडारों का प्रबंधन, विदेशी व्यापार को वित्त पोषित करना, साख का सृजन करना, जमा स्वीकार करना। क्वेश्चन नंबर 140, तो इसका पहला ऑप्शन जो है वो नहीं है, विदेशी विनिमय भंडारों का प्रबंधन करना। नेक्स्ट देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू हुआ। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, 20 जुलाई 2020 को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, रीट में आ सकता है मेन पेपर में। 20 जुलाई 2020 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को लागू किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, ओखा रानी का महल सावन भादो झील राजस्थान के किस किले के अंदर है। तो ओखा रानी का महल और सावन भादो जो है सिरोही का कौन सा अचलगढ़ जो दुर्ग है उसके अंदर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, लुम्सडेन ने शैक्षणिक तकनीकी द्वितीय किसे कहा है। कठोर शिल्प उपागम को, कोमल शिल्प उपागम को, प्रणाली उपागम को, या इनमें से कोई नहीं। तो इस लुम्सडेन की अगर हम बात करते हैं तो कोमल शिल्प उपागम को शैक्षणिक तकनीकी द्वितीय की संज्ञा दी है। नेक्स्ट देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में सूचना एवं सूचना प्रौद्योगिकी यानी ICT की सीमा को कौन सा कथन निश्चित नहीं करता है। इसका लाभ समाज के सीमित वर्ग को मिल रहा है। इसका नकारात्मक और गलत उपयोग नैतिक और सामाजिक मूल्यों के खतरे को दर्शाता है। इसके द्वारा सूचनाओं का तीव्रता से आदान प्रदान होता है। इससे संबंधित उपकरणों की देखभाल एवं मरम्मत की समस्या का होना। तो इसका सही आंसर जो है वो क्या होगा, इसके द्वारा सूचनाओं को तीव्रता से आदान प्रदान होना। तो ये क्या इसकी सीमा को निश्चित नहीं करता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री त्रिआयामी अर्थात 3 डायमेंशन वाली शिक्षण सामग्री नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा 4 डिस्प्ले बोर्ड। 3D नहीं है, बाकी होलोग्राम होता है, सक्रिय मॉडल होता है, क्रियाशीलता मॉडल होता है। नेक्स्ट देखिए,
शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री के संदर्भ में एडगर डेल की कौन सी मान्यता सही नहीं है? व्यक्ति संपूर्ण ज्ञान का लगभग 40% श्रव्य दृश्य साधनों से सीखता है। अनुभव संख्या में नीचे से ऊपर की ओर प्रभावशीलता बढ़ाती है। अनुभव संकुल शिक्षण अधिगम सामग्री की सापेक्ष प्रभावशीलता को दर्शाता है। केवल सुनकर ग्रहण की गई बात केवल 20% तक ही स्थायी रहती है। तो क्वेश्चन नंबर 146 के अंदर आप देखोगे तो इसमें 2 सही होगा। अनुभव संकुल में नीचे से ऊपर की ओर प्रभावशीलता बढ़ती है, ये मान्यता जो है नहीं रही है, सही नहीं है, घटती है। आगे देखो, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ ये हुआ कि बच्चों के अनुभवों और उसकी आवाज़ को प्रमुखता देना। नेक्स्ट देखिए, कक्षा कक्ष क्रियाकलापों का संचालन शिक्षक केंद्रित न होकर छात्र और शिक्षक दोनों की ही महत्ता का स्वीकार करना। व्यक्तिगत भेद एवं अभिव्यक्ति अवसरों की उपलब्धता, शिक्षक और छात्र दोनों की सक्रियता इत्यादि किस शिक्षक के रूप को निर्धारित करती है? क्वेश्चन नंबर 148 के अंदर इसका क्या सही होगा? लोकतंत्रीय शिक्षण अर्थात डेमोक्रेटिक एजुकेशन। नेक्स्ट देखो, परीक्षा शिक्षा प्रतिमान में इंक्वायरी जो टीचिंग के बारे में कौन सा कथन सत्य है? परीक्षा शिक्षण की अगर हम बात करते हैं तो इसमें छात्र शिक्षक से प्रश्न पूछ सकता है, लेकिन शिक्षक उत्तर केवल हाँ या ना में देगा। प्रोजेक्ट वर्क महत्वपूर्ण होता है। प्रोजेक्ट वर्क महत्वपूर्ण क्यों होता है? क्योंकि करके सीखने का क्या है? महत्वपूर्ण तरीका है। तो इस प्रकार से ये आपका जो 20 तारीख को टेस्ट हुआ था उसका हमने सॉल्यूशन बताया। तो सभी को धन्यवाद और आगामी एग्ज़ाम के लिए आपको सभी को शुभकामनाएं। थैंक्स।